क्लास प्लीज बी साइलेंट वंस अगेन। आज का क्लास में हम लोग थोड़ा लेट शुरू कर रहे। आई सेड 3, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, दैट्स वाई आई कुडंट कम ऑन टाइम। गाड़ी को चोट लगा, मेरे को नहीं। तो गाड़ी मैं गैराज में रख के ऊबर में आया जल्दी जल्दी, फिर भी देरी हो गया। अब ध्यान से सुनना, ऑन द वे ही हुआ। अब ध्यान से सुनना प्लीज, बात मत करना, इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा अपसेट हूँ, कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहा हूँ। अब प्लीज ध्यान से सुनना, no more talking, okay? I told you why I am late, but that doesn't mean we cannot finish the syllabus as planned today. We have to finish the syllabus as planned today. Syllabus मतलब पूरा syllabus नहीं, partnership act आज खत्म होने वाला है, okay? Without any further ado, मेरे को 2-3 चीज बोलना है। आप लोग अगर नहीं सुनोगे समझ नहीं पाओगे, बीच में बात मत कीजिए। अभी तुरंत चुप कर जाइए और तुरंत मेरा बात सुनते रहिए। जो लोग आपस में बात कर रहे हो उन लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो टोपी वाला, ब्लैक चश्मा, हाँ, बहुत कुछ बोलना है। आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस हर? नो, आई एम जस्ट आस्किंग, सो यू कैन डू इट आफ्टर 5 PM, ओके? नाउ ऑल राइट, प्लीज प्लीज एनफ। तुम टोपी पहन के आए हो, यू हैव मेड एन इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ एज इट इज, ओके? नाउ ओके, प्लीज, आई डोंट वॉन्ट एनी मोर डिस्ट्रैक्शन। जो लोग ऐसे ही अंडर द ग्लेयर आना चाहता है, दे कैन स्पीक। आई विल गिव यू चांस टू गेट अप ऑन द स्टेज। स्पॉटलाइट दे दूंगा, बात करो, देख रहा हूं और एक जन को, ठीक है? हाँ, बस यही चाहिए। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्लास तुम लोग का वेडनेसडे होगा। मैं BCR को ऑफ रखा बेसिकली। आई हैवंट स्वैप्ड BCR विथ लॉ, done anything. I did not want you guys to miss a law class. Monday I will be out of town for some firm work. उस वजह से Monday there will not be any class. People are smiling. Okay, so Monday का क्लास जाके मिस ना हो, आज मैं लॉ पढ़ा दिया। That was the intention. Monday कोई भी क्लास मैं नहीं लूंगा। I will be out of town. I'll be back by night, but I won't be out till I won't be there by afternoon. I have a meeting at Mumbai. Okay, तो चलो, वेडनेसडे क्लास एज यूजुअल होगा, मैं तो बोल दिया। टेस्ट के बारे में मैं नोटिफिकेशन दूंगा। प्रोबेबली वेडनेसडे होगा, प्रोबेबली इट विल नॉट बी ऑन मंडे। ऑफ कोर्स मंडे मैं नहीं हूं, तो वेडनेसडे प्रोबेबली टेस्ट होगा। जो लोग हंस रहे हैं, मैं खाली देखते जा रहा हूं। हंसो हंसो, ऐसे करके हंसो, हंसमुख। ओके, नाउ ध्यान से सुनो प्लीज, बात नहीं। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज मैंने आप लोग को कहा, आज इंडियन पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा इंस्टेड ऑफ मंडे। मंडे को जो टेस्ट प्लान था वो नहीं हो रहा है, वो वेडनेसडे होगा। वेडनेसडे और एक चीज चालू होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है? एज प्लान हम लोग चल रहे। मंडे के बदले आज क्लास हो गया, थैंक यू। आज के बदले, आज का BCR के बदले नेक्स्ट BCR क्लास थोड़ा लंबा ले लूंगा। नेक्स्ट BCR क्लास विल बी फ्रॉम 3 to 5। इससे क्या होगा, तुम लोग का लेट नहीं होगा सिलेबस में। मेरा बात समझे ना? सो एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। मंडे आई न्यू दिस मीटिंग विल हैपन, सो आई वाज नॉट श्योर ऑन वेडनेसडे, सो टुडे आई एम श्योर, दैट्स व्हाई आई एम डिक्लेयरिंग मंडे देयर विल बी नो लॉ क्लास। इंस्टेड आज इसलिए लॉ क्लास बुला लिया, कल जब मेरे को मीटिंग के बारे में कंफर्मेशन मिला। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर एड्यू मैं शुरू कर रहा हूं आज का क्लास। आज का क्लास में मैं क्विकली रिवीजन कराऊंगा पार्टनरशिप एक्ट का जो हो गया है, और वो रिवीजन के बाद हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप एक्ट में जो बाकी है, ठीक है? और वो खत्म करने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पार्टनरशिप एक्ट का जितना भी है वो सारा करेंगे। 8 क्वेश्चंस आर देयर, डरने का नहीं है, ठीक है? 8 क्वेश्चंस आर देयर, एंड सम ऑफ यू माइट हैव डाउट्स इन MCQs आल्सो। सम ऑफ द डाउट्स आई विल अटेंड टू इन क्लास आल्सो। ओके, सो दैट्स द आइडिया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एकदम अच्छे से खत्म करते हैं। मैं एक बार रिवीजन करा दूं। रिवीजन में मेरे को बहुत जल्दी से याद दिलाना है, यूनिट 3 का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। वेरी गुड। सो यूनिट 3 का नाम इज रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ओके सर, देखो बीच में फिर भी बात हो रहा है। I'm not going to tolerate people who are talking. Continuously someone is talking. Please, there's a level of tolerance of every individual. Respect that. Okay. Now,
Unit 3, registration, and you should not. Okay. No one should. Okay. Anyway. So registration and dissolution of a firm का बारे में मैं बोला था. कोई बता पाओगे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? आप बताओ. ऑप्शनल है. बट हाँ, वेरी गुड, बट एडवाइजेबल है. मैं कहा था, मैं एक स्टोरी बनाया था. मैं बोला था आपका दोस्त आपके पास आया, आप सीए बन गए, उसके बाद आपका दोस्त आपको बोला कि मेरा फर्म को क्या मैं रजिस्टर करवाऊं या ना करवाऊं. आपने कहा, आपने बैठ गया पहले, you took your seat and then you did like this and said, हाँ बोल, अब मैं सीए हूं, तू नहीं है, ठीक है. And then you said that registration is not mandatory as per Indian Partnership Act, but it is advisable because there are certain merits and advantages in registration. Okay, now then you explain to him how to get his firm registered. यानी कि उसका फर्म को वो कैसे रजिस्टर करी ये समझाए थे. कैसे रजिस्टर करना है बता पाओगे कोई? हाँ, एक करके मैं बता रहा हूं. पहले आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाओगे. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को 3 चीज दोगे. एक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरा है पार्टनरशिप डीड, तीसरा है रजिस्ट्रेशन फीस. उसके बाद मैं बोला था कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन? जल्दी से याद करो. थर्ड पार्टी को सू नहीं कर पाओगे. क्लेम, सर ये तो मेरिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तो डीमेरिट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है. हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में मैं बोला था थर्ड पार्टी के ऊपर तुम सू नहीं कर पाओगे अनलेस यू आर अ रजिस्टर्ड फर्म. देन आई सेड कि क्लेम को सेट ऑफ नहीं कर पाओगे जो 100 रुपया के ऊपर वाला क्लेम होता है. फिर मैं बोला था कि पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर पाएगा और पार्टनर्स फर्म के ऊपर भी केस नहीं कर पाएगा. ये 3 डीमेरिट्स या ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ता है कौन सा फर्म्स को? अनरजिस्टर्ड फर्म्स को. उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कुछ राइट्स बरकरार रहता है, अनरजिस्टर्ड फर्म हो चाहे रजिस्टर्ड फर्म हो, इक्विलिब्रियम है, इक्वल राइट्स है दोनों का. कुछ मामलों में वो 4 मामला हम लोग पढ़े थे. उसमें एक था क्लेम बिलो 100 कैन बी सेट ऑफ, थर्ड पार्टी कैन सू यू. ये तो बेनिफिट नहीं था, उल्टा था. ओके, फिर सू फॉर डिसोल्यूशन एंड पावर ऑफ ऑफिशियल. हाँ, जो लोग याद मन में कर पा रहे हैं ना वो लोग सही स्टूडेंट है. जो लोग मन में याद नहीं कर पा रहे सोच लो कैसे क्लास में आते हो. ओके, नाउ ध्यान से सुनो. उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक केस थर्ड पार्टी के खिलाफ करने के लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है. फर्म को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एंड पार्टनर्स को भी. वेरी गुड. ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो तो ही एक केस फर्म का नाम से इंस्टीट्यूट किया जा सकता है. इंस्टीट्यूट किया जा सकता है मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाला इंस्टीट्यूट मतलब स्टार्ट किया जा सकता है फ्रॉम दैट सेंस. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट वी आर डन दिस टॉपिक कॉल्ड डिसोल्यूशन. मैं बोला था डिसोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस विल बी स्टॉप्ड राइट अवे. But dissolution of partnership necessarily does not mean dissolution of firm या discontinuance of business. है ना. और dissolution of firm ही हम लोग का टॉपिक है और वो टॉपिक में हम लोग modes of dissolution कर लिए थे. मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट हो सकता है, विदाउट कोर्ट हो सकता है. विदाउट कोर्ट 4 तरीके से होता है, थ्रू कोर्ट 7 ग्राउंड्स है. 4 तरीका विदाउट गोइंग टू द कोर्ट एंड डिसॉल्विंग अ फर्म वाज, हाँ, म्यूचुअल अग्रीमेंट या यूनानिमस कंसेंट अमॉन्ग पार्टनर्स से डिसोल्यूशन हो सकता है. दूसरा था कंपलसरी डिसोल्यूशन, जहां पे 3 तरीका था. 3 तरीके से कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है. नंबर 1 ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ऑल बट 1 इंसॉल्वेंट. नंबर 3 अनलॉफुल बिजनेस. एंड तीसरा उपाय विदाउट गोइंग टू कोर्ट डिसॉल्व होने का. नंबर 1 वाज, सॉरी नंबर 1 नहीं, तीसरा उपाय का नाम तो बताइए प्लीज. बात नहीं, मैं बता रहा हूं. आई डोंट वांट अ chaotic thing. Very good of people who are recalling and shouting out, but I don't want them to be not in sync and shout. It will create more chaos than order. Okay, so let me speak only. Third point, without going to court and getting a dissolution done was through
happening of contingent events. There were 4 such contingencies spotted. Number 1 was death of any partner. Number 2 was insolvency of any partner. Number 3 was, very good, fixed partnership. Number 4 was particular partnership. And the fourth upai of doing dissolution without going to the court was notice in writing to all other partners only in case of partnership at will. उसके बाद 7 grounds where you can move to the court and seek dissolution I had explained. वो 7 grounds क्या क्या था मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, रिपीट नहीं करते हैं, हर चीज रिपीट करके फायदा नहीं है, वो याद है तुम लोग को, इंसैनिटी से लेके जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स तक। ओके, उसके बाद मैं लास्ट और एक चीज समझाया था, मैं बोला था कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म ऑन डिसोल्यूशन शैल सर्व पब्लिक नोटिस और शैल नॉट सर्व पब्लिक नोटिस, यानी कि पब्लिक नोटिस 4 केसेस में लग रहे। नंबर 1 रिटायरमेंट, नंबर 2 एक्सपल्शन, नंबर 3 डिसोल्यूशन, नंबर 4 माइनर बिकमिंग मेजर। मैं बोल रहा हूं सुनो, माइनर अगर मेजर बन जाता है तो मेजर बनने का 6 महीने के अंदर माइनर पार्टनर को पब्लिक नोटिस देके रिटायर करने का उपाय है, हाँ या ना? सो 4 केसेस विल रिक्वायर पब्लिक नोटिस, अदर देन दीज 4 केसेस नो अदर केसेस रिक्वायर पब्लिक नोटिस। यानी कि डेथ पे पब्लिक नोटिस लगेगा नहीं, इंसॉल्वेंसी में पब्लिक नोटिस लगेगा नहीं। अच्छा, पब्लिक नोटिस देने का तरीका क्या है? बैनर लगा दो रास्ते में, नहीं ना? हाँ, वेरी गुड, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाएगा पब्लिक नोटिस, या फिर अखबार में छपवा दो पब्लिक नोटिस, या फिर अगर रजिस्टर्ड फर्म हो तो पब्लिक रजिस्ट्रार को बता दो, रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देने से भी इट विल कंस्टिट्यूट अ पब्लिक नोटिस। क्लियर है? पेज 292 में ये सारे था। पेज 292 यानी कि आखिरी पेज ऑफ यूनिट 3 हम लोग कर चुके थे, याद आया? सब लोग एक बार देख लो पेज 292, ये कर चुके थे ना? दिस इज व्हाट वी हैड डन टिल लास्ट क्लास। सर बीच में पेज 284 से 291 तक बाकी था, हाँ वो बाकी रख दिया था, वही आज होगा, रिवीजन हो गया। अभी वो अच्छे से क्वालिटेटिवली खत्म होने के बाद वी विल गो टू क्वेश्चन आंसर्स। यूनिट 2 में 2 टॉपिक बाकी है, वो करने के बाद। ओके, आई डोंट फॉरगेट, यूनिट 2 पढ़ाते वक्त जो लोग पढ़े थे अच्छे से सारा क्लास, उन लोग को याद होगा पेज 255 एंड पेज 262 एंड 3 वेल लेफ्ट। सर वो तो याद नहीं, मेरे को याद है इसलिए मैं बोलता हूं, ठीक है? मैं बोला था यूनिट 3 के साथ वो जुड़ा हुआ है, यूनिट 3 कराने के बाद कराऊंगा, और कराऊंगा आज, और उसके बाद Q&A कराऊंगा 8 सब्जेक्टिव, ठीक है? तो शुरू करता हूं, प्लीज पेशेंटली और बहुत ही अच्छे से सुनना, नहीं तो मिस हो जाएगा आज का क्लास। एक बार मिस हो गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑन पेज 284 का लाइबिलिटी टिल पब्लिक नोटिस मैं करा दिया ना? अच्छा सर, ये क्लास में हो गया था, तुम लोग बता पाओगे? लाइबिलिटी टिल पब्लिक नोटिस में बोला था कि डिसीज पार्टनर का एस्टेट विल इट बी लाइबल बियॉन्ड पब्लिक नोटिस? नो, डिसीज पार्टनर का लाइबिलिटी विल बी टिल द डेट ऑफ डेथ। इंसॉल्वेंट पार्टनर का लाइबिलिटी विल बी टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, and sleeping partner will be held liable till the date of dissolution. Other partners will be held liable till the date of serving public notice. यानी कि dissolution होने पे कोई बात नहीं करेगा, dissolution होने पे हर पार्टनर का liability रहेगा till the date of serving public notice, सिवाय 3 exceptions. If a partner dies, his estate will be liable for all the acts till the date of death. सिवाय और एक एक्सेप्शन, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, द पार्टनर्स लाइबिलिटी विल बी नॉट टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस बट टिल द डेट ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर। सिवाय द थर्ड केस वाज ऑफ स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर, उसको तो दुनिया वाले पहचानते ही नहीं है, हम लोग तो पहले भी पढ़े थे। स्लीपिंग पार्टनर निड नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस एज इट इज, सो स्लीपिंग पार्टनर वाला केस में भी पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए स्लीपिंग पार्टनर को भी क्या बोला जा रहा है? स्लीपिंग पार्टनर भी आपका लायबल रहेगा फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ओनली, नॉट टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। क्लियर है? यही लिखा हुआ है पेज 284 का टॉप हाफ में। सब लोग देखो पेज 284 का टॉप हाफ, वो लिखा है कि नहीं? हाँ है ना?
Matches? Matches fine? Okay. Now, the next topic. The next topic is a word winding up. Last class ये भी समझा दिया था. समझा दिया था ना. मैं मौका दिया था किसी को बोलने के लिए वाइंडिंग अप क्या होता है. इसने आंसर दिया था सही और बाकी दोनों भी आंसर दिया था. मैं बोला था थोड़ा बहुत थॉट ठीक है, सिंक में ला दिया था. हाँ है ना. सो वाइंडिंग अप क्या होता है सर? वाइंडिंग अप का मतलब होता है बिजनेस को समेट लेना. बिजनेस को समेट लेने का मतलब होता है बिजनेस को पूरा खत्म कर देना. सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या है और वाइंडिंग अप का मतलब क्या है? और एक बार हो जाए. डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस बंद होना. अच्छा, बिजनेस बंद करने से ही क्या बिजनेस खत्म हो जाता है? नहीं. बिजनेस तब तक लीगली खत्म नहीं होगा जब तक उसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज पूरा खत्म नहीं होता है. और एग्जाम्पल दिया था किंगफिशर एयरलाइंस का. मैं बोला था किंगफिशर एयरलाइंस का उड़ान बंद हो गया था 2013 में. इट वॉज डिसॉल्व्ड. वहां पे कंपनीज का डिसोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन. सो द कंपनी गॉट liquidated and its business was stopped or discontinued from 2013. But as on date Kingfisher Airlines के पूरा खत्म हुआ है उसका liabilities और assets नहीं. assets तो है ही नहीं लगभग, और जितना भी है डायरेक्टर का पर्सनल नाम में है, तो उसको अटैच करके उसका किंगफिशर का लाइबिलिटीज को अभी भी पे ऑफ करने का कार्यक्रम बाकी है, लीगल प्रोसीडियर भी बाकी है, क्योंकि वही तो फरार है, किंग ऑफ गुड टाइम्स. ठीक है. सो द आइडिया इज ऑल दीज थिंग्स हिंट एट वन थिंग. वाइंडिंग अप इज अ बिगर स्टेप. एक कंपनी बंद तो हो जाता है, बिजनेस करना वो लोग बंद कर देता है, बट इसका मतलब क्या उसका सारा एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे ऑफ उसी दिन किया जाता है ओएलएक्स में? नहीं, संभव नहीं है सर. तो इसीलिए वाइंडिंग अप होने में बहुत समय लग जाता है, 1-1.5 साल. हाँ, किंगफिशर का देखो 2013 से 2019, कुछ दिन बाद 2020 में तुम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलोगे, तुम लोग का रिजल्ट भी आएगा, और तब तक भी देखोगे वही चल रहा है, एक्स्ट्राडिशन केस ऑफ मिस्टर मालिया. ठीक है, क्लियर है. सो द आइडिया इज वाइंडिंग अप इज अ लॉन्ग ड्रॉन अफेयर. इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन अफेयर फॉर अ लॉन्ग टर्म. डिसोल्यूशन इज एन इमीडिएट स्टेप which can be taken the day you stop your business. समझ में आया? दोनों में फर्क है. तो बिजनेस डिसॉल्व होने के बाद भी पार्टनर्स लोग का कुछ लायबिलिटी रहता है. वो लायबिलिटी क्या है सर? पार्टनर्स आर लायबल टू एक्चुअली wind up the affairs of the firm. To actually what? Wind up the affairs of the firm. यानी कि एक बार बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद भी वाइंडिंग अप तक पार्टनर्स को लायबल ठहराया जाएगा वाइंडिंग अप के लिए. क्लियर है? टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म, यानी कि एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे ऑफ जब तक नहीं करता है, पार्टनर्स का जिम्मेदारी रहेगा. क्लियर है? अच्छा, तो पार्टनर्स का 2 चीज का जिम्मेदारी रहता है. मैं लास्ट दिन भी शायद बोला था या आज पहला बार बोल रहा हूं. एक है टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म, दूसरा है टू फिनिश एनी अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन. नाउ व्हाट इज अनफिनिश्ड और पेंडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन? लेट मी एक्सप्लेन टू यू. लिसन टू मी. सपोज करो 18th यानी कि कल 18th कल था, 18 जुलाई डेट ऑफ डिसोल्यूशन है. 17 जुलाई को अगर कोई कस्टमर पैसा देके गया, बिजनेस को कस्टमर पैसा देके गया एडवांस पे, तो ये कस्टमर को गुड्स बेचना या सर्विस देना पार्टनर्स का काम है या नहीं है? काम है. बिकॉज बिफोर डिसोल्यूशन जो बिजनेस कमेंस हुआ है, जो फिनिश नहीं हुआ है, वो बिजनेस को, अनफिनिश बिजनेस को फिनिश करने का भी ऑथोरिटी है पार्टनर का, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन. यस और नो? सो पार्टनर्स विल हैव ऑथोरिटी to do 2 types of things even after dissolution of the business. Once again, partners will have authority to do 2 types of things even after dissolution or discontinuance of business. What are the 2 things? Number 1 is wind up the affairs of the firm. Number 2 is finish the unfinished business transactions.
दो चीज पार्टनर लोग को हमेशा करना पड़ेगा इवन आफ्टर बिजनेस हैज डिसकंटिन्यूड. नंबर वन इज टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म. नंबर टू इज टू फिनिश द अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस. ये कहां पे लिखा है? पेज 285 का टॉप में पढ़ो. कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, क्वेश्चन लिखो वहां पे ऊपर में. व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी of partners? What do you mean by continuing authority of partners? Okay, clear hai? Is it clear? Okay, now please do not talk. Now पेज 284 का नीचे भी एक टॉपिक है, वो पढ़ने का दरकार नहीं है, मेरी बात सुनो फिर पढ़ लेना. पार्टनर लोग सारा एसेट्स बेच के सारा लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद कुछ एसेट्स अगर सरप्लस बच जाता है, वो एसेट्स कौन लेके जाएगा? पड़ोसी या पार्टनर्स? बस वही लिखा हुआ है, पढ़ो. इज इट रिटन? सरप्लस एसेट्स विल बी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स. ओके, नाउ पेज 285 का बॉटम हाफ में, मतलब सेकेंड हाफ में एक टॉपिक चालू हुआ है. टॉपिक का नाम है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, उस पेज में लिखा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे. इंडेक्स है वो, यानी कि पहला लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस कैसे होता है, सीखेंगे. फिर सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स कैसे होता है, फॉलो. फिर सीखेंगे रिटेंशन ऑफ फर्म्स डेट, सॉरी क्या, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट या प्राइवेट डेट कैसे होता है देखेंगे. और उसके बाद लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी एंड गार्नर वर्सेस मरे रूल सीखेंगे. ठीक है, ये है टॉपिक्स इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अगर हो गया तो और एक टॉपिक बाकी रहेगा यूनिट 3 में. तो जल्दी से पेज 286 से वो शुरू हो रहा है. पहला टॉपिक जो है क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ लॉस. किसी को पढ़ने का दरकार नहीं है, बोर्ड देख के समझेंगे हम लोग, अकाउंट्स का सम जैसा. ठीक है ना, तो सब लोग को न्यूमेरिकली समझाया जाएगा. इसको एकदम याद रखने के लिए अच्छे से सुनना पड़ेगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा. ठीक है, तो आई एम राइटिंग सम फिगर्स and you guys will just look at it. ठीक है, accounts का students only looks at figures. Okay, now A, don't laugh. Okay, A, B, C. Okay, now 3 partners, घिसा पिटा नाम. इसका share of loss. अच्छा, what do I mean by share of loss? Let's talk about it this way. एकदम business खत्म हो गया, लॉस की वजह से तुम लोग बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो लॉसेस बहुत एक्यूमुलेट हो गया. तो लॉसेस को तुम लोग कौन सा रेशियो में शेयर करते हो? पीएसआर, जाहिर है. तो अनलेस अदरवाइज मेंशन पीएसआर. तो लेट्स से ये शेयर ऑफ लॉसेस तीनों पार्टनर का आया, इसका आया 10, इसका आया 25, इसका आया 25, इसका आया 50. 1:1:2 है. समझ में आ रहा है ना? रेशियो देख के पीएसआर भी समझ में आ जाएगा. ओके, सॉरी, लॉसेस देख के पीएसआर समझ में आ जाएगा. लॉसेस है तो ब्रैकेट में होगा और रेड में होना चाहिए. हाँ, टोटल 100 ऑफ कोर्स. सर ये लॉसेस डिवाइड तो हो गया, अब ये लोग एब्जॉर्ब कैसे करेंगे बता रहा हूं. सबसे पहले मेरे को बताओ, अगर रिजर्व, रिजर्व बोल के एक चीज होता है ना, अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? रिजर्व्स, रुको मेरे को आंसर देने दो, थोड़ा बहुत पता है मेरे को भी. ओके, now of course इनको भी पता है. So what I am trying to say, reserves are created to cushion a company from future losses. Reserves are created to cushion a company from future losses. Why reserves? Why and how reserves are created? Every year we set aside a portion of our profits and deposit it in the reserve. फिजिकली तो डिपॉजिट होता नहीं है, रिजर्व बोल के उसको ईयरमार्क करके रखते हैं. तो प्रॉफिट अगर 100 का हुआ तो 100 में से एप्रोप्रिएशन 10 का रिजर्व में 10% ट्रांसफर कर देते हैं, और बाकी 90 को हम लोग एप्रोप्रिएट करते हैं बाकी तरीके से. हाँ है ना, यही तो है. रिजर्व क्रिएट करने का पीछे मकसद क्या है कि किस दिन लॉस होगा क्या पता, उस दिन रिजर्व काम में आएगा. यही तो है रिजर्व. Reserves are created out of profits, and that is why reserves have which balance? Credit balance. And that is why reserves are shown on which side? Liability side. It is shown on the liability side not because it's a liability. It's accumulated
profits, and profits being credit, reserves are also credit. Yes or no? General idea on accounts. Okay sir. सर अभी बताइए लीगली आप क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो? मैं लीगली ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि लॉसेस जब होगा पहले क्वेश्चन फॉर लॉसेस जो क्रिएट हुआ है रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स को काम में लगाओगे ना. सो पहले पार्टनर्स का नाम में जो प्रॉफिट्स या रिजर्व्स बना हुआ है बुक्स में, प्रॉफिट्स या रिजर्व्स के अगेंस्ट में ये लॉसेस को किया जाएगा एब्जॉर्ब. तो प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स भी तो उसी रेशियो में टूटेगा. लेट्स से प्रॉफिट्स या रिजर्व्स है लेट्स से 50 लाख, तो 50 पॉजिटिव है और 50 में इसका कौन सा रेशियो में रहेगा? 12.5. वेरी गुड. 12.5 एंड 25. 1:1:2 वो तो दिख रहा है. न्यूमेरिकली यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग. ओके नाउ बैलेंस लॉसेस कितना रहेगा? बैलेंस लॉसेस सेम रहेगा 12.5. अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस अभी भी एंड -25 यानी कि -50 अभी भी अनअब्सॉर्ब्ड है. अब ये 50 का लॉस तुम किससे सेट ऑफ करोगे? कैपिटल. एक रहता है फर्म में पार्टनर्स का क्या? प्रॉफिट्स, और दूसरा रहता है उसका प्रॉपर्टी. हाँ है ना? प्रॉफिट्स आर रिजर्व्स और प्रॉफिट्स वॉट एवर यू कैन कॉल देम, एंड दूसरा चीज जो है प्रॉपर्टी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका कैपिटल. उसका कैपिटल तीनों का क्रेडिट बैलेंस है. लेट्स से तीनों का क्रेडिट बैलेंस में पड़ा है, इसका पड़ा है लेट्स से 20, इसका पड़ा है लेट्स से 20, इसका भी पड़ा है लेट्स से 20. है ना सर? ये ना करके 10-10-20 कर दीजिए. हाँ 10-10-20 करो तो लगेगा पीएसआर में ही कैपिटल लाया था और मजा आएगा. हाँ पीएसआर में कैपिटल कर दो, हो ही सकता है पीएसआर कैपिटल रेशियो से आया है. तो 10-10-20 1:1:2. वंस अगेन अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस रह गया ना, सॉरी अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस रह गया ना. बैलेंस कितना रहेगा? -2.5 lakhs एंड यहां पे 5 lakhs, यानी कि 10 लाख का लॉस अभी भी एब्सॉर्ब नहीं हुआ क्योंकि ये तो 40 लाख का कैपिटल था इन लोग का. हाँ है ना? तो ये लोग घर से लेके आएगा ना. हाँ है ना? 10 लाख का लॉस ये लोग कौन सा रेशियो में शेयर कर रहे हैं? पीएसआर में. हाँ है ना? ऑटोमेटिकली. yes or no? So the idea which I'm trying to convey is when there are losses in a firm, firstly the losses are set off against the profits, then further losses are set off against capital. वो भी अगर set off ना हो तो वो unlimited liability किसका है? पार्टनर्स का. और पार्टनर्स घर से लेके आएगा और कौन सा रेशियो में लेके आएगा? पीएसआर. लॉस है तो पीएसआर में ही लेके आएगा. हाँ या ना? क्लियर हुआ? और यही बात लिखा हुआ है, अभी बुक में पढ़ो समझ में आएगा. ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस के अंदर पेज 286 का टॉप में देखो लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस. लॉस क्या लिखा है? इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी. उसके नीचे एक लाइन ऐड करो, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट the following. Will be adjusted against the following. Will be adjusted against the following. ठीक है? क्लियर है सबको? फॉलोइंग तो लिखा हुआ है, अब मत पूछना फॉलोइंग क्या है सर. ठीक है? फॉलोइंग लिखा हुआ है वहां पे. ठीक है? थैंक यू. ओके नाउ ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस समझ में आया ना? इज इट क्लियर? ओके नाउ देखो वही लिखा है, पहला लिखा है प्रॉफिट्स, दूसरा लिखा है कैपिटल, तीसरा लिखा है पार्टनर्स इन पीएसआर. ओके नाउ सर द नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, देखने का भी जरूरत नहीं है, खाली सुनना है, लिखने का भी जरूरत नहीं है. मेरे को बताओ एक पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बिजनेस जब डिसॉल्व होता है उसका एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को जब पे ऑफ किया जाएगा, कौन सा लायबिलिटीज को पे ऑफ पहले करोगे? इंटरनल या एक्सटर्नल? ब्यूटिफुल. सो बाहर वाला लायबिलिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट. बाहर वाला इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन अंदर वाला, वही बोल रहे हैं अकाउंट्स एटलीस्ट. ठीक है? तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज शैल बी प्रेफर्ड व्हाइल रीपेमेंट ahead of internal liabilities and that is the order. हाँ, और इसी बात पे तुम सोचो ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट ऑफ
लाइबिलिटीज कैसे होगा? पहले अंदर का लाइबिलिटी नहीं, बाहर का लाइबिलिटी पे ऑफ होगा, एक्सटर्नल फर्म्स डेट्स। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें भी अगर पार्टनर्स से लोन मिला है, पार्टनर्स लोन या एडवांस पहले चुकेगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद भी कोई रिमेनिंग सरप्लस एसेट रह गया तो पार्टनर लोग घर लेके जाएगा इन पीएसआर। और ये कहां लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट में, और इसीलिए मेरा बुक में भी लिखा है पेज 286 का बॉटम हाफ में, अनलेस अदरवाइज अग्रीड ऑफ कोर्स। ठीक है, पढ़ो, देखो वही लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? इज इट क्लियर? आई हैव डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वो वर्ड्स में रहता है तो क्लमजी लगता है ना पढ़ने में, और ये सब तो अंडरस्टैंडिंग का चीज है, थोड़ी ना पूछा जाएगा वैसे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। हाँ या ना? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अच्छे से समझना है, ध्यान से सुनना। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का और 2 टॉपिक बाकी है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स जैसे ही होगा लास्ट एक टॉपिक बाकी रहेगा, उसके बाद यूनिट 3 खत्म होगा। ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टॉपिक जो है कुछ ऐसा है, बोल रहे कि पार्टनर का पर्सनल एस्टेट है और एक पार्टनर का फर्म का इंटरेस्ट है। सर ये बोलने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, ये बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा अगर ठीक से नहीं सुनोगे तो। ओके, लेट्स से आई एम अ पार्टनर इन अ फर्म, नाउ हम मेरा शेयर ऑफ कैपिटल, मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज माई पार्टनरशिप इंटरेस्ट। माई पार्टनरशिप इंटरेस्ट इज वॉट? Any partner's interest is his share of property and profits in the firm. Any partnership interest is his share of, or a partner's share of property and profits in the firm. एक फर्म में एक पार्टनर का जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी रहता है उसी को उस पार्टनर का पार्टनरशिप इंटरेस्ट माना जाता है। आसान चीज है ना? अच्छा, पार्टनरशिप इंटरेस्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ हुज? अ पार्टनर्स और द फर्म्स? पार्टनर्स। पार्टनर का प्रॉपर्टी है एंड इट इज लाइक अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, इट इज लाइक अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, इसीलिए तो इसको ट्रांसफर कर सकता है। याद करो, ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, ठीक है ना? मतलब अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट तो उसका खुद का प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं ना। अगर बिल्डिंग तुम्हारा प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग ट्रांसफर कर पाओगे, तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट तुम्हारा प्रॉपर्टी है तो उसको भी ट्रांसफर करना अलाउड होना चाहिए लीगली, और है। बात समझ में आ रहा है? लीगल बात कर रहा हूं, ठीक है? नाउ एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी इन द फर्म इज नोन एज पार्टनरशिप इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उसका पार्टनरशिप फर्म में जितना इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी से पहले क्या वो अपना पर्सनल डेट पे करेगा या पार्टनरशिप फर्म का डेट्स? ये ऑर्डर याद रखना, यानी कि उसका फर्म का इंटरेस्ट या फर्म का प्रॉपर्टी में उसका जो शेयर है, हिस्सा है, वो हिस्सा जो उसका पार्टनरशिप इंटरेस्ट कहलाता है, वो प्रॉपर्टी से वो पहले क्या पे ऑफ करेगा? पर्सनल डेट्स या फर्म डेट? एंड देन इफ एनी पर्सनल डेट। सिमिलरली पार्टनर का जो पर्सनल जायदाद है, पार्टनर का पर्सनल जायदाद भी होता है, हाँ क्यों नहीं होगा, ठीक है? पार्टनर का जो पर्सनल जायदाद है जो फर्म में नहीं है, वो पर्सनल जायदाद से क्या फर्म का डेट पहले पे ऑफ होगा या प्राइवेट डेट? यही लिखा हुआ है, पढ़ो पेज 287 का टॉप हाफ में, पढ़ो जल्दी पढ़ो, अरे पढ़ लो, ठीक है? 287 का टॉप में समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन कौन लास्ट क्लास नहीं आया था? हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे, ठीक है? हाथ उठाना भाई, डर क्यों रहा है? ओके, जो लोग लास्ट क्लास नहीं आए थे वो लोग लास्ट कितना क्लास नहीं है? लास्ट 2 क्लास कौन कौन नहीं आए? क्यों नहीं आ रहे हो? जो लोग इरेगुलर हो, लास्ट 2 क्लास लगातार कौन नहीं आया? तुम लोग नहीं आए? ओके, तो प्लीज 2-2, 3-3 क्लास तो मिस कीजिए ही मत, एक क्लास भी मिस नहीं होना चाहिए। कौन कौन लगातार लास्ट 4 क्लास आया है? हाथ उठाओ, देखो सारे पास करने वाले हैं, गुड, ठीक है?
करोगे ही। मैं एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं इंप्लाइड जो नहीं आएगा पास नहीं करेगा, मैं ये नहीं बोला। मैं बोला पास करना बिकम्स मोर प्रोबेबल व्हेन यू आर अटेंडिंग क्लासेस। अब जो नहीं कर रहे हैं उसका प्रोबेबिलिटी का चांस घट जा रहा है। ठीक है, लॉ में बात कर रहा हूं क्लियरली मेरा सब्जेक्ट में। ठीक है, तो जो लोग आ रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। खाली ऑल क्लासेस अटेंड करने से और घर में होमवर्क करने से ही पास तो मतलब एकदम ही है, हाई मार्क्स 60+ मिनिमम है, ओनली थ्रू क्लासेस एंड होमवर्क। एंड उसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट्स देता है तो उसका 80+ भी आ सकता है। नॉट इम्पॉसिबल दिस टाइम, सच कंट्रोल्स आई एम ट्राइंग टू इंप्लीमेंट। ओके, सो प्लीज अटेंड ऑल क्लासेस, दैट्स अ मस्ट। ओके, नाउ प्लीज लेट मी कंटिन्यू। अच्छा मेरे को बताओ, इंसॉल्वेंसी ऑफ एक पार्टनर हुआ, क्या हुआ? एक पार्टनर का इंसॉल्वेंसी हुआ, अनलेस अदरवाइज मेंशन फर्म क्या हो जाता है? डिसॉल्व। पढ़े थे ना? अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट और व्हेन अ पार्टनर डाइज। एक पार्टनर का मौत में या एक पार्टनर इंसॉल्वेंट बनने से दूसरा कुछ अगर अग्रीमेंट में लिखा ना हो तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है लीगली। ये एक कानून है, हाँ या ना? ये तो पढ़े थे, यूनिट 2 का लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। ओके, नाउ ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं प्लीज। इंसॉल्वेंट पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर ले आ पाएगा? शेयर ऑफ लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या है सर? बोर्ड में देखना, मैं अभी बोल रहा था कि ये है शेयर ऑफ लॉसेस जो इन लोग को घर में से लाना पड़ेगा, एबीसी को, हाँ या ना? अब लेट्स से ये जो है इसका नाम क्या था? सी, ये सी का शेयर था, बी और ए। लेट्स से सी इंसॉल्वेंट बन गया। सी क्या बन गया? इंसॉल्वेंट। तो कैन यू रियलाइज समथिंग फ्रॉम सी और सी विल बी अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग, है ना? इंसॉल्वेंट बन के जीरो हो गया तो उसके पास कुछ है ही नहीं। तो सी का 5 लाख का लॉस शैल बी शेयर्ड बाय हुम? नाउ द क्वेश्चन इज, द आंसर यू गाइस टोल्ड मी, ए एंड बी यानी कि सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग एंड make up for the losses of the insolvent partner. The solvent partner will bring and make up for the losses of the insolvent partners. The question is, in which ratio? In PSR equally या capital ratio? The answer is मेरा बात सुनो, कानून में जो लिखा नहीं रहता है वो कानून को इंटरप्रेट करना पड़ता है, और कानून का इंटरप्रिटेशन वाला काम किसका है? गवर्नमेंट का 3 विंग्स है, मैं हिंट दे रहा हूं। जुडिशियल विंग, नंबर 2 इज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग मिनिस्ट्री, नंबर 3 इज द लेजिस्लेटिव विंग जो कानून बनाता है पार्लियामेंट। कानून को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशियल विंग का होता है, जजेस का होता है कोर्ट में काम कि कानून को इंटरप्रेट करे, कानून का इंटरप्रिटेशन सही हो रहा है कि नहीं देखे। कानून बनाने का काम होता है लेजिस्लेटिव विंग का। पहला दिन बताया था और दूसरा दिन रिपीट किया था, तब बहुत लोग ऐसे किया था, एक चीज आज बोल नहीं पा रहे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का काम होता है देखभाल करना, पालन करना कानून का, है ना, मिनिस्ट्री, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। So the 3 wings of the government में judicial wing is the wing which is entrusted and which is, you know, which is supposed to look after the interpretation of statute, interpretation of कानून। तो कानून को सही है या गलत है ये डिसाइड करने वाला विंग कौन सा है? जुडिशियरी विंग। जुडिशियल विंग का मतलब है कोर्ट्स। तो कोर्ट्स ने कुछ केसेस में, पुराना केसेस में राय दिया है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉसेस अगर सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करेगा तो कैपिटल रेशियो में करेगा। कौन सा रेशियो में? तो वही मान के हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और सॉरी, जगाने के लिए जो लोग सो रहा था, ओके। और एक चीज है, इस केस लॉ का नाम है गार्नर वर्सेस मरे। और अकाउंट्स में तुम लोग को बीकॉम में या सीए इंटर में यही पढ़ाया जाएगा, ज्यादा डायलॉग नहीं प्लीज, ठीक है। अकाउंट्स में गार्नर वर्सेस मरे रूल ही पढ़ाया जाएगा तुम लोग का जब इंसॉल्वेंसी का सम आएगा, तो तब आसान लगेगा,
ठीक है, गार्नर वर्सेस मरे बोलता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉसेस सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करेगा कैपिटल रेशियो में. इनफैक्ट द एंटायर टर्म इज लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो. सर ये सब बुक में लिखा है, पेज 287 पहले पढ़ो, बॉटम 287. पहले मैं जब बोलता हूं ना पेज नंबर देखो फिर पढ़ो, ठीक है. पेज 287 का बॉटम वाला पोर्शन पढ़ो, पढ़ लो. अरे पढ़ लो ना भाई. हाँ सर, सर कौन कर रहे हैं बोलो. ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, अरे क्या करूं बोलो तो. एक जन बोल रहा है ठंडा लग रहा है, एक जन बोल रहा है गर्मी लग रहा है. जिसको गर्मी लग रहा है एसी का नीचे आके बैठो इस तरफ, यहाँ पे एसी ऑन है. वही तो बोल रहे हैं, एसी के नीचे आके बैठो तो ठंडा लगेगा. जिसको गर्मी लग रहा है आ जाओ, यू कैन शिफ्ट द प्लेस, नो वरीज. थोड़ा घूम के आना पड़ेगा, ठीक है, जगह है. और जिसको ठंडा लग रहा है वो वहां पे चला जाओ, वहां पे गर्मी लग रहा है, ठीक है. ओके, एनफ एनफ प्लीज. 287 में तुम लोग प्लीज कंटिन्यू करो रीडिंग. 287 में जो लिखा हुआ है, 287 में जो लिखा हुआ है वो वाला पेज में तुम लोग को बताया गया इंसॉल्वेंसी के बारे में, हाँ है ना, ठीक है. तुमको उसमें बहुत इंटरेस्ट है, डायरेक्टली बात करता हूं. तुम ऐसे देख रहे हो वो कहां जाके बैठ रही है, तुम भी आ जाओ भाई, ठीक है. अब जब बोल रहे एसी एसी, तुमको एसी में इंटरेस्ट है, एसी का रिपेयर करते हो. हाँ कुछ और ऐसे देख रहे थे, मैं देख लिया ऐसे सीसीटीवी. ठीक है. अरे कौन क्या जगह बदल रहा है, तुम्हारा क्या जाता है. ओके नाउ प्लीज कंटिन्यू, एनफ, ठीक है. मैं बोल रहा हूं, दो बार बोला पेज 287, वो देखा ही नहीं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है. डोंकी. ओके नाउ नेक्स्ट बार से संभाल के. ओके ऑल राइट, ध्यान से सुनना. इसको लीगली क्या बोला जाता है पता है, स्टॉकिंग. ओके डोंट स्टॉक. ओके ऑल राइट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना. कॉर्पोरेट लॉ में नहीं है वैसे. ओके नाउ ध्यान से सुनना प्लीज, प्लीज फोकस. अभी आ जाओ भाई, जोक हो गया. पेज 287 में बॉटम में जो दिया हुआ है एक बार पढ़ लो, ठीक है. पढ़ लिए जो लोग. पेज 288 में आओ, मैं जो बोला गार्नर वर्सेस मरे रूल वो भी लिखा है. क्या लिखा है, गार्नर वर्सेस मरे रूल के नीचे एक लाइन ऐड करना है. गार्नर वर्सेस मरे रूल जहां पे 288 में लिखा है उसके नीचे, ठीक नीचे एक लाइन ऐड करना है. लिखना है द लॉस, लिखना है वहां पे, बोल दिया दो बार, द लॉस ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर, the loss of the insolvent partner shall be borne by, the loss of the insolvent partner shall be borne by, borne का स्पेलिंग है BORNE, shall be borne by, the loss of an insolvent partner shall be borne by. by के बाद कुछ नहीं लिखना है, by के बाद जो लिखना था वो प्रिंटेड है. by whom, solvent partners, in which ratio, agreed capital ratio. क्लियर है, समझ में आया, got it all of you. ओके इज इट क्लियर. हाँ पूछो. अच्छा फर्स्ट बेंच चुप, सब लोग प्लीज खामोश. सेकेंड लास्ट बेंच बहुत बात करता है, बात करती है. हाँ बताओ, सुन लो प्लीज, बात मत करो. और एक बार बोल लो, बात मत करो. उनका क्वेरी का जवाब नहीं तो तुमको देना पड़ेगा. हाँ पूछो. थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टनर. हाँ करेक्ट. तो वो लोग भी इंसॉल्वेंट बन जाएगा. उसका नहीं कर सकता है मतलब उन लोग का पैसा नहीं है तो फर्म इंसॉल्वेंट बन जाएगा, वो लोग भी इंसॉल्वेंट बन जाएगा. उन लोग का पूरा प्रॉपर्टी से, बिकॉज एवरी पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. अच्छा सुनो, इनका एक सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है समझने के लिए, सब लोग सुनो. लास्ट बेंच सुन रहे हो ना हर चीज,
ठीक है, सुनते रहो। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो प्लीज। इनका सवाल क्या है सुनो। ये पूछ रहे कि सर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट बना तो सॉल्वेंट पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का लॉस ले आएगा। अब सॉल्वेंट पार्टनर्स भी अगर घर जाके इंसॉल्वेंट का लॉस मेकअप करने के लिए खुद ही इंसॉल्वेंट बन गया तो क्या होगा? तो पूरा बाकी अनरिकवर्ड अमाउंट क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस ड्यू टू डेफिशिएंसी, इसको बोला जाता है लॉस ड्यू टू डेफिशिएंसी। पार्टनरशिप का किताब में इसको डेफिशिएंसी अकाउंट बोला जाएगा। जो क्रेडिटर और लेंडर लोग को पैसा नहीं मिलेगा पार्टनरशिप से, उन लोग का बुक्स में इसको क्या माना जाएगा? बैड डेट्स। है ना? यही तो होता है डेफिशिएंसी एंड बैड डेट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। है ना? सिंपल हिसाब। तो अगर सॉल्वेंट पार्टनर्स भी नाकामयाब हो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का लॉस को अपना पॉकेट से या एस्टेट से भरपाई देने का करने का, तो फिर क्या होगा? इजी चीज, इंसॉल्वेंट तीनों ही हो जाएगा। और तीनों इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बस पैसा है ही नहीं, और पैसा कहां से लाएगा? ठीक है ना? तो वो बाकी वाला जो लॉस है वो अनरिकवर्ड लॉस रहेगा, एंड सच अ लॉस विल बी नोन एज डेफिशिएंसी इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड बैड डेट इन द बुक्स ऑफ द लेंडर्स। इज इट क्लियर? समझ में आया ना सबको? ये सब अकाउंटिंग चीजें हैं बट लॉ में इन्वॉल्व है तो मैं समझा दे रहा हूं। क्लियर है? ओके। नाउ अगला चीज वो गार्नर वर्सेस मरे के ठीक नीचे लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का। टॉपिक का नाम सब लोग देखो, राइट्स ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन। लिखा है ना? राइट्स ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन होने के बाद अभी तक हम लोग क्या पढ़े पता है? मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पढ़े डिसोल्यूशन में। अच्छा सर, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पढ़ाने से पहले आप पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। हां, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन दो तरह का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फिर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट, विदाउट कोर्ट। फिर हम लोग क्या पढ़े कि ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। अभी क्या पढ़ेंगे? राइट्स ऑफ अ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन क्या है? ये जो पेज 288 में दिया हुआ है बॉटम में, इसमें ना छोटा छोटा करके टॉपिक का नाम दिया हुआ है। तो पहला टॉपिक तो हम लोग सीख लिए। क्या लिखा है देखना। पहला टॉपिक लिखा है हां, बिजनेस वुंड अप। ऑफ कोर्स बिजनेस वुंड अप करने के लिए कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर्स रहेगा, है कि नहीं? कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी छोड़ के और एक टॉपिक हम लोग, कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी तो पहले ही पढ़ लिए थे, दो काम में रहता है, वाइंडिंग अप एंड अनफिनिश्ड बिजनेस। उसके बाद पर्सनल प्रॉफिट्स क्या होगा, रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्या होगा, रेसिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्रॉड क्या होगा, एंड रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी क्या होगा। ठीक है, ये चार राइट समझाने से हम लोग का यूनिट 3 फॉर्मली खत्म। यूनिट 2 का रिमेनिंग पोर्शंस कराएंगे। ध्यान से सुनना। अभी पहला चीज जो लिखा हुआ है वो है पेज 289 में, राइट्स टू पर्सनल प्रॉफिट। ये हम लोग यूनिट 2 में किए हुए थे, क्या हुआ है हम लोग का, बट एक बार याद दिलाने से तुम लोग को याद आएगा। अच्छा मेरे को बताओ, एक फर्म डिसॉल्व हो गया, उसका बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, बट फर्म का एसेट क्या नेक्स्ट दिन ही बिक जाएगा या सालों लग जाएगा? बेच के सालों लग जाएगा। तो एसेट्स पड़ा है, फर्म बंद हो गया, कोई पार्टनर आके वही एसेट्स को इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा रहा है। इसको प्रॉफिट को, ऐसा प्रॉफिट को बोला जाता है सीक्रेट प्रॉफिट या पर्सनल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? सीक्रेट प्रॉफिट या पर्सनल प्रॉफिट। अच्छा बोलो, ये सीक्रेट प्रॉफिट में क्या सिर्फ उस पार्टनर को हक है या सारा पार्टनर्स को हक होना चाहिए? ये कानून बोल रहा है। और ये कौन सा पेज में लिखा हुआ है? पेज 289 का टॉप हाफ में पढ़ो। सीक्रेट प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर डिसोल्यूशन बट बिफोर वाइंडिंग अप एवरी पार्टनर विल शेयर दिस प्रॉफिट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, अभी जो टॉपिक है ये बहुत लोग को खुद से समझ में भी नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, इसको न्यूमेरिकली वापस मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन का सम करते हो। गुडविल वैल्यू हुआ एक फर्म का। अच्छा, गुडविल वैल्यू कब कब किया जाता है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर। दीज आर द केसेस वेयर गुडविल ऑफ अ फर्म हैज टू बी वैल्यूड एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट goodwill is charged from a partner or given to a retiring or a dying partner, और change in PSR में sacrificing and gaining ratio में adjust किया जाता है कैपिटल अकाउंट को। हाँ या ना? यही तो है बचपना वाला चीज। तो गुडविल लेट्स से गुडविल वैल्यू होके आया 4 years ऑफ परचेज मेथड में। पता है ना, 4 years ऑफ परचेज का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यू आता है। 4 साल को पकड़ के गुडविल का वैल्यू आया 2 लाख। 4 साल को पकड़ के गुडविल का वैल्यू कितना आया? 2 लाख।
A person who will be admitted in a firm, a person who will be newly admitted in a firm, वो आ रहा है for 1/4 शेयर. कितना शेयर? तो वो कितना लेके आएगा? 50,000. वो कितना शेयर ऑफ गुडविल लाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल उसका कितना होगा? 50,000, 1/4 ऑफ 2 लाख. हाँ है ना? अब सोचो 4 years ऑफ परचेज मेथड में अगर गुडविल को वैल्यू किया गया, इसका मीनिंग पता है तुम लोग को? इसका मीनिंग है कि अगला 4 साल मार्केट में इस फर्म का डोमिनेंट पोजीशन रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा. ये जो 4 years या 3 years या 5 years ऑफ परचेज से, नंबर ऑफ years ऑफ परचेज से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये सिग्निफाई एक ही चीज करता है, वो ये है कि एक बिजनेस डोमिनेंट पोजीशन के लिए गुडविल एंजॉय करता है. Goodwill is the excess profit earning capacity of a firm over other similar firms. And why is it so? Because that firm has some special feature and that advantageous position जितना साल मिनिमम रहेगा उतना साल का गुडविल वैल्यू होना चाहिए. है ना? So गुडविल अगर 4 साल का लिए हिसाब हो रहा है, मतलब 4 साल अगला मार्केट में इसका डोमिनेंट पोजीशन रहेगा. तो एक नया पार्टनर को दाखिल कर रहे हो, उससे अगर गुडविल का पैसा 50,000 मांग रहे हो, तो 50,000 के बदले उसको कितना साल ये डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करने के लिए मिलेगा? 4 साल. अब ध्यान से सुनना, अगर 2 साल बाद, उसका एडमिशन का 2 साल बाद फर्म बंद हो जाता है, अगर उसका एडमिशन का ठीक 2 साल बाद फर्म बंद हो जाता है, तो वो बोलेगा ना मेरा 25,000 डूब गया. 4 साल के लिए 50 दिया तो आधा ही तो हुआ, तो आधा में उसको 25 का बेनिफिट मिला, बाकी 25 तो वो एक्स्ट्रा दिया, वो रिफंड मांगेगा या नहीं मांगेगा? तो ये चीज को बोला जाता है रिटर्न ऑन प्रीमियम फॉर गुडविल. रिटर्न ऑन प्रीमियम फॉर गुडविल ऑन डिसोल्यूशन. और वही टॉपिक का नाम है, देखो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन. प्री मैच्योर मतलब समय से पहले ही डिसॉल्व हो गया. समय से पहले डिसॉल्व हो जाने को क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन या प्री मैच्योर डिसोल्यूशन? प्री मैच्योर डिसोल्यूशन. प्री मैच्योर डिसोल्यूशन में रिटर्न ऑन प्रीमियम ऑफ गुडविल होना चाहिए. क्लियर है? इज इट क्लियर सबको? कम टू आखिरी पेज 290 एंड 91. अच्छा सुनो, 290 एंड 91 के बाद 292 इज द आखिरी पेज. 292 हम लोग पहले ही कर चुके थे ना, पब्लिक नोटिस लास्ट क्लास को ही कर चुके थे. तो 90 and 91 are officially formally the last 2 pages which need to cover in order to ensure fully partnership act हो रहा है, सिवाय यूनिट 2 का 2 पेजेस जो बाकी है. अब ध्यान से सुनना, रेसिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्रॉड एक्ट, इसका मतलब क्या है? सुनो, आज पार्टनरशिप एक्ट एक राइट दे रहा है, अधिकार दे रहा है. किसको? पार्टनर्स को, कि कोई दूसरा पार्टनर अगर उसके साथ फ्रॉड करे, कोई दूसरा पार्टनर अगर एक पार्टनर के साथ फ्रॉड करे, तो फिर हर पार्टनर जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है, हर पार्टनर जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है, उसको अधिकार है कि वो पार्टनरशिप को रेसिंड कर दे. रेसिंड करने का मतलब है कैंसिल कर दे. है ना? नेचुरल है, यह हक तो मिलना चाहिए. हर पार्टनर जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है, जिसके साथ कोई दूसरा पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो अच्छा बोलो ना, मैंडेटरी ड्यूटी का खिलाफ जा रहा है ना जो पार्टनर फ्रॉड कर रहा है? मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर याद है? सो ये तो मैंडेटरी ड्यूटी होना चाहिए फ्रॉड ना करना. तो कोई अगर किसी पार्टनर के साथ फ्रॉड करे, कोई अगर कोई भी दूसरा पार्टनर के साथ फ्रॉड करे, तो फ्रॉड के खातिर जिस पार्टनर के साथ फ्रॉड हो रहा है उसको अधिकार दिया जा रहा है कि वो पार्टनरशिप को पहला दफा क्या कर दे? कैंसिल, रेसिंड कर दे. समझ में आ रहा है सबको? ओके. अब ध्यान से सुनना दूसरा बात, सेकंड जो बोलना है. अब ध्यान से सुनो, सिर्फ रेसिंड करने से काम नहीं बनेगा. रेसिंड करने के बाद और भी कुछ होगा. क्या होगा सर? रेसिंड करने के ठीक बाद 3 और चीज वो करेगा. अच्छा बोलो ना, ये जो एसेट्स, जो लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जो एसेट्स पड़ा रहता है, जिसको हम लोग बोल रहे थे सरप्लस एसेट्स, एक फर्म का एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया गया, उसके बाद भी जो एसेट्स बचा है वो एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस एसेट्स. ये सरप्लस एसेट्स तो दोनों पार्टनर का होना चाहिए, बट अगर एक पार्टनर दूसरे के साथ फ्रॉड किया, इस पे हक जमा के बैठने का या फिर इसको कब्जा करने का हक किसको दिया जाएगा? अग्रीव्ड पार्टनर को या डिफ्रॉडिंग पार्टनर को? अग्रीव्ड
पार्टनर को। और यही बोला गया है उसका सेकंड हक है कि अगर कोई पार्टनर के साथ फ्रॉड हुआ है, उसका सेकंड हक है रेसिशन के बाद वो क्या करेगा, हक जमाएगा, कब्जा करेगा ऑन सरप्लस एसेट्स। समझ में आया? अच्छा, ये कब्जा करने का लीगल इंग्लिश होता है लियन, लियन ऑन एसेट्स। ये एक टेक्निकल शब्द है। लियन ऑन एसेट्स का मीनिंग होता है कब्जा करना। लियन ऑन एसेट्स का मतलब है एसेट्स पे कब्जा करना, ठीक है ना? तो देखो पेज 290 का टॉप में रेसिंट अग्रीव पार्टी, उसके बाद क्या लिखा है, रेसिंट कॉन्ट्रैक्ट। रेसिंट का मतलब क्या होता है, कैंसिल। टू रेसिंट मींस टू कैंसिल, तो लिख के रखो हर चीज। रेसिंट का मतलब क्या होता है, कैंसिल, ठीक है? खुद से ये सब लिखना सीख लो, ठीक है? जैसे ही मैं कोई नया शब्द बोलता हूं वो एकदम संग संग लिख लो, ठीक है ना? रेसिंट का मतलब क्या होगा, कैंसिल। और राइट ऑफ लियन ऑन सरप्लस एसेट्स का मतलब कब्जा करने का हक। सरप्लस एसेट्स तो बोला जितना भी एसेट्स है फर्म का, पहले एक्सटर्नल डेट्स को पे ऑफ कर दिए, उसके बाद जो एसेट्स बचा, इसलिए बोला जा रहा है सरप्लस एसेट्स। क्लियर है? ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच? ओके, चलो अब ध्यान से सुनना। दूसरा, अच्छा बोलो ना, जब नंबर आएगा कैपिटल को पे ऑफ करने का सरप्लस एसेट से, जब नंबर आएगा, बारी आएगा कैपिटल को पे ऑफ करने का पार्टनर्स, एक पार्टनर फ्रॉड किया दूसरे पार्टनर के साथ, किसका बारी पहले आएगा, अग्रीव पार्टनर का। तो अग्रीव पार्टनर का बारी अगर पहले आएगा, उसको माना जा रहा है ना एज अ क्रेडिटर, सो ही विल रैंक एज अ क्रेडिटर। इसीलिए बोला गया है ही विल रैंक एज अ क्रेडिटर। क्यों? क्रेडिटर का बारी पहले आता है ना, क्रेडिटर पहले उतरता है ना, तो वही बात बोला गया है ही विल रैंक एज अ क्रेडिटर, ठीक है? सेकंड पॉइंट, ही विल रैंक एज अ क्रेडिटर। क्लियर है? ओके, थर्ड पॉइंट, अच्छा मेरे को बताओ, जिसके साथ धोखा हुआ है उसका तो कुछ नुकसान हुआ होगा, धोखा से तो नुकसान ही होगा। तो धोखा देके अगर उसका कुछ नुकसान हुआ है, ये नुकसान का भरपाई मिलने का हक भी उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इंडेमनिटी। इसलिए क्या लिखा है, इंडेमनिफाई द लॉसेस, इंडेमनिफाई द लॉसेस लिख के रखो, ठीक है? इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉसेस, लॉसेस का भरपाई उसको मिल जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, अब ध्यान से सुनना। लास्ट चीज मेरे को बताओ, एक फर्म, ध्यान से सुनो, एक फर्म डिसॉल्व होने के बाद उस फर्म का एसेट्स को या उस फर्म का नाम पे क्या कोई भी पार्टनर को बिजनेस करने का हक रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो वही रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी। एवरी पार्टनर पर्सनल यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, सिमिलर बिजनेस इन फर्म नेम इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो ट्रायंगल जहां पे बना हुआ है पेज 290 का ठीक नीचे, उस ट्रायंगल के अंदर लिखो नॉट पॉसिबल, नॉट परमिसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट परमिटेड। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आखिरी चीज, अब ध्यान से सुनना, ये आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल। इसके बाद भी यूनिट 2 का पोर्शन है, अब ध्यान से सुनना। सेल ऑफ गुडविल। अच्छा मेरे को बताओ, गुडविल कौन किसको बेचेगा? बहुत हंस रहे, पूछूंगा। ओके, सेल ऑफ गुडविल, सेल ऑफ गुडविल क्या होता है? सेल ऑफ गुडविल होता है कि सपोज करो आज मैं फर्म से रिटायर करूंगा, आज मैं फर्म से क्या करूंगा, रिटायर। इफ आई रिटायर फ्रॉम द फर्म, फर्म का जो गुडविल है, वो गुडविल में मेरा जो हिस्सा है, ये हिस्सा मैं बेच के जा रहा हूं। सेल ऑफ गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल को बेच देना। अच्छा बोलो, एक फर्म अगर डिसॉल्व हुआ, और फर्म कैसे डिसॉल्व हुआ, फर्म का बिजनेस कंपनी को बेच दिया, किसी दूसरे को बेच दिया, तो सेल ऑफ गुडविल हो रहा है ना, सेल ऑफ गुडविल। अच्छा, सेल ऑफ गुडविल जब होगा, बायर ऑफ गुडविल को क्या क्या मिलेगा? कैन द बायर ऑफ गुडविल यूज द फर्म्स नेम एंड फर्म्स गुडविल? यस। कैन द बायर ऑफ गुडविल solicit the firm's clients and carry on business as if nothing has changed? yes. हाँ है ना, यही होना चाहिए बायर ऑफ गुडविल का राइट। अच्छा, सेलर ऑफ गुडविल का क्या क्या होगा? सेलर ऑफ गुडविल कंपीट कर सकता है सिमिलर बिजनेस में? हाँ, सिमिलर बिजनेस में कंपीट कर पाएगा अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड।
एंड दूसरा चीज, क्या वो एडवर्टाइज कर पाएगा पुराना नाम से? नहीं। क्या वो सॉलिसिट क्लाइंट कर पाएगा पुराना बिजनेस का? नहीं, ये अलाउड नहीं है सेलर को। अच्छा, सेलर के ऊपर क्या कोई पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन लग सकता है? हाँ, अगर एग्रीमेंट में वैलिड रेस्ट्रिक्शंस है या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, अगर सेल ऑफ गुडविल एग्रीमेंट में वैलिड या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है तो फिर वो कंप्लाई किया जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। जैसे कि सर, अगर बोला गया सेलर ऑफ गुडविल कैन नॉट compete in a same area or maybe cannot compete for a particular number of years, limited period, then these restrictions are valid. But अगर restrictions unreasonable हो, तुम लिख रहे हो seller of goodwill cannot do business ever, या फिर लिख दिए seller of business cannot do business in the solar system, ऐसा लिख दिए, कहीं भी नहीं, कोई भी प्लैनेट में नहीं, अर्थ तो छोड़ दो, तो द आइडिया इज ये अनरीजनेबल माना जाएगा, अनरीजनेबल माना जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? सो रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेलर ऑफ गुडविल शैल बी रीजनेबल। ओके, सो ये पेज 291 में लिखा है, खुद से एक बार पढ़ो 291 जल्दी। प्लीज फास्ट, वही लिखा है ना, पढ़ लो। मेरे को भी बताओ, बता दो, बता दो। हाँ, मेरे को पूछो ना, मैं तो वही बोल रहा हूं, जो भी पढ़ाई का चीज है मेरे को पूछो, मैं तो हूं, डरो मत। खाली ऐसा उठाना पड़ेगा, एक उंगली और एक हाथ, बीच वाला नहीं, पहले भी बोला। ओके, नाउ प्लीज ध्यान से सुनना। तो वो उठाने से ही मैं देख लूंगा तुमको, ना उठाने से भी देख ले रहा हूं, तो सोचो मेरा आई साइट दाग दो। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, कान भी देखे, मतलब एकदम सुन लिया, तुम क्वेरी कर रहे थे, एक्सप्रेशन देखे, बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेट करता है, बीसीआर में पढ़ाता हूं ना, देख के ही पता चल गया तुम सीरियस कोई चीज बोल रहे थे उसका कान में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। रैंक एज क्रेडिटर का मतलब है, क्रेडिटर लोग का रैंक कैपिटल से पहले आता है या बाद में? और जो पार्टनर के साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, उसका रैंक बाकी जो पार्टनर फ्रॉड किया, गिल्टी पार्टनर, उससे पहले आना चाहिए या बाद में? सो ही शैल रैंक एज अ क्रेडिटर और नॉट, इसीलिए लिखा है रैंक एज अ क्रेडिटर। क्लियर है? देखो इतना आसानी से हो गया। ठीक है, ओके, नाउ दैट कंक्लूड्स यूनिट 3। यूनिट 2 पहले ही कंक्लूड हो चुका था, बट उसमें 2 पन्ना बाकी रख दिया था, क्योंकि उसमें टॉपिक्स ऐसा था कि डिसोल्यूशन कराने से पहले समझ में नहीं आता, तो वो टॉपिक सभी करेंगे। ठीक है, पेज 255 में सब लोग आ जाओ। पहला टॉपिक पेज 255 में आ जाइए। जिसको जो डाउट है हाथ उठा दीजिए, मैं देख लूंगा, मैं तो बोला। ठीक है, डरो मत, डाउट्स तो होना ही चाहिए। 255 जल्दी, 255 में आ जाओ भाई। ओके, आ गए 255। 255 में नीचे में ये टॉपिक बाकी रख दिया था मैंने, याद है किसी को? किसको उसको याद है? गुड, ठीक है। ओके, नाउ टॉपिक का नाम देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। वहां पे एक सवाल लिखो, which are the cases where constitution of firm changes? Which are the cases where constitution of the firm changes? ठीक है ना? ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है? कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कौन कौन सा केसेस में चेंज होता है? ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, 4 केसेस में कंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म चेंज होगा, 4 केसेस। मैं एक बार आसानी से डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे और आंसर में वही लिखा होगा, ध्यान से सुनना। अच्छा, मेरे को बताओ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जिससे फर्म बना था, जो बेस पिलर्स है फर्म को बनाने के लिए, जो मेन पिलर्स है, जो मेन चीजें हैं,
वो अगर बदल गया तो कंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म भी बदल जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म इज इट्स पार्टनर्स। पार्टनर्स से ही तो फर्म बनता है, तो पार्टनर्स अगर बदल गया कंस्टिट्यूशन बदलेगा या नहीं बदलेगा? तो कंस्टिट्यूशन बदलने के लिए पहला रीजन होगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कंस्टिट्यूशन बदल जाएगा। सो कैन अ कंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म चेंज ड्यू टू एडमिशन? यस। सेकेंड थिंग which can affect the constitution of a firm is likewise retirement of a partner. एक फर्म से अगर एक पार्टनर निकल गया तो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टनर्स चेंज हो गया। डेथ ऑफ अ पार्टनर, सो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। एडमिशन को पॉइंट नंबर में बोला जाएगा और रिटायरमेंट और डेथ को पॉइंट नंबर 2 में बोला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, और 2 केसेस, मैं बोला 4 केसेस होता है कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म को बदलने के लिए, या 4 केसेस होने से कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज हो रहा है माना जाता है। ठीक है, तीसरा एंड चौथा केस क्या है सुनो। अच्छा सुनो, लेट्स से एसएससीआई इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? एजुकेशन। सोच क्यों रहे हो? एजुकेशन है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, एजुकेशन, नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर कल वो लोग नाइट क्लब खोल लिया, ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होगा या नहीं होगा? पूरा हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक्सपर्टाइज नहीं है इसलिए बोल रहा हूं। तो द आइडिया इज ये नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा? पूरा चेंज, फुल चेंज, मतलब 360 डिग्री पूरा चेंज। ठीक है, सो द आइडिया इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो प्लेज अ पिवोटल रोल in determining the constitution of a firm, and constitution can change with the change in nature of business. ठीक है ना, बिजनेस, जो बिजनेस से ओरिजिनली तुम लोग शुरू किए थे, फॉर्म हुआ था पार्टनरशिप फर्म, वो बिजनेस ही अगर ना रहा तो फिर कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, चौथा वाला है कुछ ऐसा, मेरा बात सुनना फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिक्स पार्टनरशिप क्या है पता है सबको? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़े थे। फिक्स पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। कभी कभार होता है फिक्स पीरियड खत्म हो गया फिर भी पार्टनर्स लोग कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस को, एंड ये बदल जा रहा है फ्रॉम फिक्स पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप एट विल, यानी कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए अभी बिजनेस चलेगा और बंद नहीं होगा। तो एक फिक्स्ड पार्टनरशिप को अगर पार्टनरशिप एट विल में बदला जाए, यह भी चेंज इन कंस्टिट्यूशन माना जाएगा, बिकॉज कंस्टिट्यूट हुआ था विथ फॉर फिक्स्ड पीरियड, बट अभी कंस्टिट्यूशन चेंज करके इनडेफिनिट पीरियड के लिए कर दिया गया। क्लियर है? सबको क्लियर है? All of you. So what are the 4 cases of change in constitution of a firm? Number 1, admission. Number 2, retirement or death. Number 3, change in nature of business. Number 4, fixed partnership into partnership at will. 4 बोल पाओगे? क्या क्या बोल पाओगे? बोलो confidently. Very good. Third, वेरी गुड, बोलो बोलो, वेरी गुड, बैठो। ठीक है, ओके, गुड। सो व्हेनेवर समवन टॉक्स ही रिडीम्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय व्हाट? सेइंग द आंसर, इजी, नो ट्रबल। ओके, नाउ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये जो पेज 255 में लिखा है, ये 4 पॉइंट्स लिखा है, जल्दी से एक बार पढ़ो, फिर 256 में जल्दी से आओ। ठीक है, एक बार 256 पढ़ाने के बाद मैं देख लिया। ठीक है, 255 में समझ में आ गया? ठीक है, अब 256 में आओ। 256 में सेक्शन 17 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या क्या है मैं समझा दूंगा, और ये 3 पॉइंट्स में रेलेवेंट चीजें को हाईलाइट करा दूंगा। ध्यान से सुनना। बोल रहे कि सुनो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, और टॉपिक का नाम क्या था? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर ड्यू टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 17 जो पार्टनरशिप एक्ट का है, ये वही राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, यूनिट 2 तो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज ही था, याद करो। तो राइट्स एंड ड्यूटीज का ही पढ़ाई चल रहा है, थोड़ा टफ लेवल का चल रहा है, इसलिए आखिर में आके कर रहे। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा था कि अगर
पहला तीन कारण ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या था? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर चेंज इन नेचर, है ना? पहला तीन कारण के वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म चेंजेस, उस वजह से क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर आपस में चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, अनचेंज्ड रहेगा। बोल रहे कि सेक्शन 17 पहला पॉइंट में यही बोलता है कि अगर पहला तीन रीजन के कारण कोई चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता भी है तो उस वजह से म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विल चेंज और विल रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा चीज बोल रहे, सुनो, दूसरा चीज बोल रहे, अच्छा ये पहला चीज में हाईलाइट करा दो सर, पेज 256 में देखो, टॉप में सेक्शन 17 हाईलाइट करो, सेक्शन 17, एंड उसके नीचे ए में देखो, चेंज ऑकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी ऑफ द फर्स्ट थ्री वेज, लिखा है ना? लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है उसके बाद पढ़ो। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? ओके, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सेकेंड पॉइंट कौन सा रूल, कौन सा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का रीजन से होगा? फोर्थ, पहला तीन अगर फर्स्ट रूल बोल रहे हैं तो सेकेंड रूल क्या बोलेगा? चौथा वाला रूल के बारे में, चौथा वाला कंडीशन के बारे में। अब ध्यान से सुनना, चौथा वाला केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फिक्स्ड पार्टनरशिप चेंजिंग इनटू पार्टनरशिप एट विल। तो फिक्स्ड पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप एट विल में बदल जाए, फिक्स्ड पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप एट विल में बदल जाए तो फिर क्या होगा? थोड़ा समझते हैं। तो फिर सोचो, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर सेम रहेगा कि नहीं? मैं बोलूंगा जहां तक फिक्स्ड पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल कंसिस्टेंट है वहां तक सेम रहेगा। जहां पे फिक्स्ड पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल इनकंसिस्टेंट है वहां पे द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल चेंज और शैल नॉट चेंज? शैल चेंज। सर अभी सवाल है कि इनकंसिस्टेंट कहां पे है फिक्स्ड पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल? मैं हिंट दूंगा, कोई अगर आंसर बोल पाए आई विल बी वेरी इंप्रेस्ड। ओके, आई एम गिविंग यू अ हिंट। हिंट इज, फिक्स्ड पार्टनरशिप में एक तरीके से ना डिसोल्यूशन होता है ना रिटायरमेंट होता है। पार्टनरशिप एट विल में सिर्फ उस तरीके से रिटायरमेंट भी होता है, डिसोल्यूशन भी होता है। हिंट दे दिया, बाय नोटिस। रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर कैन रिटायर एंड एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस फॉर डिसोल्यूशन ओनली इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। फिक्स पार्टनरशिप में दे पाएगा? नहीं। तो ये फिक्स पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप एट विल में बदल गया तो पार्टनर्स का ये राइट्स बदल जाएगा ना? इसीलिए बोला कि जहां तक फिक्स पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल कंसिस्टेंट है वहां पे राइट्स एंड ड्यूटीज विल बी अनचेंज्ड, और जहां पे वो लोग इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है, जहां पे दोनों चीज अलग अलग बोल रहे हैं, वहां पे पार्टनर्स राइट शैल ऑल्सो चेंज। आसान चीज तो बोला, हाँ है ना? अभी एग्जाम्पल के साथ पूरा क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट बोला सेक्शन 17 इन रिगार्ड टू राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स व्हेन कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म चेंजेस। ठीक है ना? थर्ड चीज जो बोला सेक्शन 17 वो ये बोला, सुनो पढ़ने का दरकार नहीं है, बोल रहे कि पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होते होते और भी नया नया बिजनेस करने लगा, तो नया नया एडवेंचर, नया नया बिजनेस जब करेगा तब क्या राइट्स एंड ड्यूटीज बदल जाएगा या एक ही रहना चाहिए? एक ही रहना चाहिए। नया बिजनेस से क्या राइट्स एंड ड्यूटीज खो बैठेगा पार्टनर लोग? नहीं। So with new adventures and new ventures and new businesses added to the already existing firm, the rights and duties among the partners inter se among themselves shall change or shall remain unchanged? Unchanged. यही 3 पॉइंट बोला गया है सेक्शन 17 में जो हम लोग का बाकी था। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? ओके, कम टू पेज 262। आखिरी चीज फिर खत्म है फॉर्मली हम लोग का पूरा पढ़ाई। एक पन्ना भी नहीं छोड़े हम लोग। क्वालिटेटिवली मैं पहले ही बोला था करना पड़ेगा हर टॉपिक, ये तो पहला टॉपिक था तुम लोग का बैच में। ओके, नाउ प्लीज ध्यान देना, बात बिल्कुल नहीं। मैं एक बात बता दूं, एक चीज, तुम लोग का इसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट चालू होगा बुधवार को। मंडे कोई क्लास नहीं है, मैं लिख दूंगा ग्रुप में, वो लोग भी मैसेज कर देगा मेरा वाला।
और तुम लोग का दोस्त लोग को तुम लोग ऐसे भी बोल देना मंडे क्लास ऑफ है, मंडे के बदले ही तो आजकल ले लो, ओके। और नेक्स्ट फ्राइडे क्लास 3 से 5 ही होगा क्योंकि वीसीआर में थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे, और वेनेसडे को क्लास एज यूजुअल होगा 3 बजे, और वेनेसडे को सेल ऑफ गुड्स एक्ट चालू होगा, और उसके बाद पार्टनरशिप का टेस्ट हो सकता है, वो मेरे ऊपर है, तुम लोग प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है, ओके। अब ये बोल दिया, तुम लोग का सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पार्टनरशिप से कम टाइम लगेगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद एलएलपी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, ये 2 और कानून है जो बहुत शॉर्ट टाइम में होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी आधा टाइम में होगा, मतलब एलएलपी एक्ट 1 क्लास में खत्म होगा, कंपनीज एक्ट मेरे ख्याल से 2 क्लास लगेगा, तो सोचो तो इतना स्पीड में होगा। उसके बाद लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कराया जाएगा, जो टाइम लेके करूंगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द एक्ट, एंड बट एट द सेम टाइम तुम लोग का इतना कानून हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम लोग का पहला कानून नहीं है, तो तुम लोग का आसान, मतलब उतना भी टाइम नहीं लगेगा समझने में, ठीक है ना। तो दैट इज द बेनिफिट एंड सिलेबस ऑफ हाउ द सिलेबस विल बी प्रोसीडेड। एनीवे, सो कम बैक टू पेज 262, आखिरी टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग समझ नहीं पाता है टॉपिक डिस्कस होने के बाद भी, तो इसमें पूरा अटेंशन देना, ठीक है। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। नाउ हु इज द ट्रांसफरी एंड हु इज द ट्रांसफरर एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस अंडरस्टैंड, ओके। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स शेयर, ऑफ अ पार्टनर्स शेयर, ये क्या है सर, ध्यान से सुनना। मैं आज ही बोला कि पार्टनरशिप इंटरेस्ट क्या होता है, क्या होता है सर पार्टनरशिप इंटरेस्ट? द पार्टनरशिप इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। एक पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स में एक पार्टनर का हक को पार्टनरशिप इंटरेस्ट बोल के पहचाना जाता है, और वो पार्टनरशिप इंटरेस्ट उसका पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा होता है, तो वो चाहे तो उसको ट्रांसफर कर पाएगा, हाँ, आंसर इज हाँ। और याद करो रीजंस फॉर डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट में पॉइंट नंबर 5 में बोला था, एक रीजन ये भी है कि ट्रांसफर ऑफ 100% पार्टनरशिप इंटरेस्ट, याद आया, ओके। तो सर ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना या पार्टनरशिप इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने से ट्रांसफरर होगा पार्टनर, और ट्रांसफर ही होगा जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया, है ना। ट्रांसफर जो करता है वो तो पार्टनर होना चाहिए, और जिसको ट्रांसफर करेगा उसका नाम क्या होगा, ट्रांसफरी। जो ट्रांसफर करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर। यहां पे ट्रांसफरर इज द पार्टनर, ट्रांसफरी हैज टू बी अ थर्ड पार्टी यूजुअली, है ना। इज इट क्लियर सबको, ओके। अब ये ट्रांसफरी का पार्टनरशिप एक्ट के तहत क्या क्या अधिकार है, वही ये टॉपिक पढ़ाएगा, क्लियर है। ये टॉपिक में क्या पढ़ा जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट के तहत ट्रांसफरी का क्या क्या हक है, ओके। राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स शेयर, इज इट क्लियर, ऑल ऑफ यू क्लियर है, ओके। सर सेक्शन 29, हाँ सेक्शन 29, इससे सवाल भी आता है इसलिए बोला इंपॉर्टेंट है, सवाल में भी है ये एक सवाल, ओके। ध्यान से सुनना, मेरे को बताना, ये पहला वाला हाफ में जो लिखा है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, पेज 262 का पहला वाला हाफ पढ़ो। अ पार्टनर मे ट्रांसफर हिज शेयर लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी बाय सेल और मॉर्गेज। एक व्यक्ति का कोई भी प्रॉपर्टी वो सेल भी कर सकता है, मॉर्गेज में भी लोन ले सकता है, हाँ या ना। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी भी उसका कोई अदर प्रॉपर्टी जैसा ही है, तो फिर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को भी बेच सकता है या मॉर्गेज में रख के लोन ले सकता है, क्लियर है। अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब नहीं है पार्टनरशिप फर्म का बिल्डिंग, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब है उसका कैपिटल अकाउंट इन द फर्म एंड उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म। बात समझे, बात समझे ना। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब, पार्टनरशिप इंटरेस्ट का मतलब पार्टनरशिप में उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट जो मिलता है, करंट अकाउंट जो रिसीवेबल है, और प्रॉफिट्स जो मिलता है, हाँ है ना। यही तो उसका शेयर इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। आर यू गेटिंग मी? सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दो तरीके से राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी को डिस्कस किया गया। अच्छा बोलो, बिजनेस जब तक कंटिन्यू करेगा, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तब तक क्या ट्रांसफरी आके बिजनेस में हिस्सा ले पाएगा? कभी नहीं। तुम जिसको पार्टनरशिप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो तो बायर ऑफ योर पार्टनरशिप इंटरेस्ट है। इज ही पार्टनर टू द फर्म? नेवर। ही इज लाइक अ सब पार्टनर, ही इज लाइक अ
सब पार्टनर यानी कि आउटसाइडर. कैन ही टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस? नो. Can he ask for profits? Sorry. Can he ask for books of accounts? No. Can he ask for any other interference? No. So देखो क्या लिखा है पेज 262 का बॉटम में, नॉट एंटाइटल टू इंटरफेयर इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, नॉट एंटाइटल टू रिक्वायर अकाउंट्स, नॉट एंटाइटल टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्या क्या वो कर पाएगा? रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, वो तो करेगा ही, खरीदा है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स तो उसको मिलेगा ही, हाँ है ना. एंड अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स अग्रीड, जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है उसके बारे में एक स्टेटमेंट उसको देना पड़ेगा ना, हाँ है ना. साल में 1 लाख प्रॉफिट हुआ, उसका 20% तुमको बेचा गया और वो 20% इतना हुआ, यही सब तो उसको लगेगा ही, हाँ है ना. क्लियर है? तो यही बोला. डिसोल्यूशन के बाद क्या होगा? पेज 263 का टॉप में वही लिखा है. अब सुनो, पढ़ने से पहले सुन लो, समझ लो. डिसोल्यूशन हो गया मतलब पार्टनर्स और पार्टनर्स रहा या कोई भी पार्टनर नहीं है? अभी डिसोल्यूशन होने के बाद कोई भी पार्टनर नहीं है, तो डिसोल्यूशन के बाद वो भी पार्टनर नहीं है, उसका भी स्टेटस एक होना चाहिए ना. तो तब जाके डिसोल्यूशन हो गया तो फिर बोल रहा है कि उसका अकाउंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन टिल द डेट ऑफ हिज सेटलमेंट उसको मिलना चाहिए. बाकी पार्टनर लोग को भी मिलेगा, और बाकी पार्टनर लोग भी अभी पार्टनर नहीं है तो वो बोलेगा तुम लोग भी कहां हो पार्टनर, मेरे को भी दो अकाउंट्स, नहीं तो तुम लोग चोरी करोगे, मेरे को कैसे समझ में आएगा, हाँ है ना. तो ये है फंडा, वही लिखा है. शेयरिंग ऑफ एसेट्स ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर अकाउंट्स एज फ्रॉम डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर असर्टेनिंग हिज शेयर ही कैन आस्क. इज इट क्लियर? सबको क्लियर हुआ? उसके नीचे जो टॉपिक है हम लोग कल लिए थे पहली, वो टॉपिक का क्या है? टॉपिक का इंडेक्स है. वो टॉपिक्स नेक्स्ट पेज से शुरू हुआ है, हम लोग कल लिए थे, हाँ है ना. ओके, तो ये पेज बाय पेज हर एक चैप्टर ऐसे ही होगा. हम लोग हर एक चीज कंप्लीट किए. अभी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वी विल कंप्लीट एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस एंड देन वी विल लीव यू. अब ध्यान से सुनना, पूरा पेशेंटली रहना, तो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, 10 मिनट्स मैक्स. सब लोग अपना जो सब्जेक्टिव बुक है निकालो. कौन कौन नहीं लाया? ठीक है, तुम लोग का बेंच में होगा कोई ना कोई, बोरो कर लो, बोरो. ठीक है, बोरो इट फ्रॉम बेंचेस विच हैज ऑल. सब लोग के पास बुक है, शेयर कर. मैं दिखा रहा हूं, डोंट वरी. हाँ, सीपीटी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है. सीए फाउंडेशन का रिजल्ट निकलेगा, वो तो निकला नहीं. सीपीटी में बहुत कम जन बैठा था. सीपीटी का रिजल्ट, सीपीटी इज द ओल्ड फॉर्मेट ऑफ सीए फाउंडेशन ओनली. पहले सीपीटी हुआ करता था, अभी लास्ट 2 टर्म से सीपीटी एंड सीए फाउंडेशन दोनों हुआ, लास्ट 3-4 टर्म से. तो सीपीटी में जो लोग फिर भी बैठ रहा था, बहुत कम गया था, बहुत कम स्टूडेंट्स बैठता है आजकल. तो जो लोग बैठा उन लोग का रिजल्ट था कल नहीं परसों, मेरे ख्याल से परसों था. अच्छा हुआ, मोर और लेस ओके. सीपीटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो अभी सीए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है.
ओके देखो, तुम लोग अगर बात करोगे मेरे को तकलीफ नहीं है, मेरे पास आज टाइम है। मेरा जो मेरा जो इवनिंग वाला क्लास है वो आज नहीं हो रहा है, इंटर वाला, तो आई एम फ्री। आई कैन टीच यू टिल 5:35 एंड देन मैथ सर कम्स इन एंड ही टेक्स ओवर। सो इट्स अप टू यू पीपल हु आर एक्टिंग एज वेरी स्मार्ट, लैंग्वेज को वेरी स्मार्ट बोल दिया, स्मार्ट डैश ना बोल के, तो जो भी हो, तो पीपल हु आर एक्टिंग स्मार्ट कैन एक्ट स्मार्ट, आई हैव नो इश्यूज, ठीक है? ओके 5:30 के बियॉन्ड फिर ड्रैग होगा, और जो लोग एकदम शांत हो जा रहे हैं बस अब तो ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर। ओके चॉइस इज योर्स, बात करो, फिर आज ब्रेक में बात करने नहीं मिलेगा। कौन सा पेज में है? हाँ तो बोलो ना, नाउ वी कैन बी स्मार्ट। 40 ओके, यहाँ पे 46 और वहां पे 46 अलग होगा, हाँ नीचे होगा, ठीक है? ओके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का पहला सवाल देखो, वो लोग बात कर रहे हैं, हाँ उन लोग की वजह से तुम लोग को ब्रेक नहीं मिलेगा, देख लो, स्पॉट देम, ये मिडिल में जो 3 लड़की बैठी है, हाँ ओके देख लो सब लोग, दुश्मन कौन है तुम्हारा। ओके अब ध्यान से सुनो प्लीज, जो लोग बात करोगे ऐसी हॉल ऑफ शेम में खड़ा कर दूंगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनो प्लीज, टाइम कम है। क्वेश्चन को देख लो, जिन लोग का किताब है वो लोग किताब से देखो, जिन लोग का किताब नहीं है बोर्ड से देखो। क्वेश्चन को देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि माइनर क्या एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में? यूनिट 1 का पढ़ाई का आंसर है हाँ, एडमिट हो सकता है, सब्जेक्ट टू कंसेंट। प्लीज आई डोंट वांट बिट्स एंड पीसेस, जगह जगह से एक जन एक एक शब्द बोलेगा, केओस होगा, मेरे को बोलने दो। सुनो, हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे विद एग्जैक्टली द सेम वे दे हैव स्टार्टेड द आंसर। मेरा बात सुनते रहो। अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। तुम लोग का क्वेरी होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं देख लिया, बहुत स्मार्ट हो। अब ध्यान से सुनो, ठीक है? अ माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। Why? Because since he is not a major, मेजर ना होने की वजह से all minors are incompetent and incapable to enter into a valid contract, ठीक है ना? तो valid contract में enter नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ये लिखोगे, ये लिखने के बाद लिखोगे although a minor with the consent of the other partners can be admitted or may be admitted to the profits or to the benefits of a firm with a limited liability or a unlimited liability, limited liability। उसके बाद थोड़ा एग्जाम्पल लिख के खत्म करना है, और आंसर एग्जैक्टली कैसे लिखना है पूरा आंसर दिया हुआ है, घर में पढ़ लेना, ठीक है? समझ में आ गया? उसके बाद सिर्फ देखो मार्क्स के अनुसार, मार्क्स ज्यादा है तो राइट्स ऑफ माइनर इन द फर्म भी लिख दोगे, हाँ या ना? क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके क्वेश्चन 1 का 2 जल्दी से पढ़ो और मेरे को बताओ ये हम लोग किए थे या नहीं किए थे, पढ़ के बताओ ना, पढ़ के नहीं, हाँ ठीक है, एक एक करके नहीं, सब लोग पढ़ लो। उसके बाद यूनिट 3 में कराया था ना, और कराते वक्त भी बोला था ना डायग्राम ड्रॉ करके, 1970, 71, 72 एक पार्टनर मर गया, उसके बाद केस किया और बोला ये सब सवाल एग्जाम में भी आता है और आ गया, पास पेपर का ही कंपाइलेशन है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू हैव रेड। तो आंसर क्या होगा एक बार पूछते हैं, मैं जिसको पूछूंगा वो बोलेगा, प्लीज ध्यान देना। पूछा गया है डिसाइड वेदर सूट इज मेंटेनेबल, यानी कि अगर केस किया ए एन कंपनी का नाम से तो ये मेंटेनेबल है कि नहीं, पहला वाला केस। अच्छा येलो शर्ट जो बैठा है उसका बगल वाला, हाँ तुम बताओ क्या सूट मेंटेनेबल? हाँ तुम, ठीक है, क्या सूट मेंटेनेबल है, हाँ या ना? खड़ा हो जाओ, अरे खड़ा तो हो जाओ भाई, तुम नहीं, तुम बैठो, हाँ तुम खड़ा हो, बताओ। देखो जिसको पकड़ता हूं वही, हाँ बोलो, सूट मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? अरे क्यों होगा फिर पढ़ रहे हो? यस कोई बोल दिया इसलिए बोल दिया, तो फिर मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा?
क्यों होगा? तो बताओ, पढ़ने का क्या जरूरत है? सूट मेंटेनेबल होने के लिए क्या क्या दो कंडीशन लगता है? फर्म को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, पार्टनर्स को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यहां पे फर्म ए एंड कंपनी रजिस्टर्ड है और बी एंड सी जो जिंदा है, जिंदा वाला पार्टनर्स भी रजिस्टर्ड है, और सेम नाम से सेम केस क्लास में करवाया गया, उसके बाद भी तुम ऐसे कर रहे हो। होगा होगा ऐसे किए तुम, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है, नहीं होगा ऐसे करने से। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहे कि अगर एडमिशन हो गया किसी और पार्टनर का, डी का, उसके बाद अगर सू हुआ विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा? नहीं होगा। ओके, घर में पढ़ लेना आंसर। अब जल्दी से ये मेरे को आंसर दो, पढ़ो पहले, सॉरी, जल्दी पढ़ो। अच्छा, कौन कौन, सॉरी, एक थोड़ा सा खेद है रुकावट के लिए, सॉरी। मेरे को एक चीज बोलना, कौन कौन यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैच या ओल्ड बैच में करने वाले हो क्लास, नेक्स्ट क्लास? तो एग्जिस्टिंग या ओल्ड बैच का भी नेक्स्ट क्लास मंडे को नहीं है, वेडनेसडे को है। ये मंडे हम लोग ऑफ है, लॉ मतलब SSCI ऑन है, लॉ ऑफ है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, आई विल मैसेज ऑल ऑफ यू, डोंट वरी, आई विल मैसेज। पढ़ लिए सब लोग? सर एक बार आप बताइए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस से मेरा बात सुन लो, जल्दी हो जाएगा। बोल रहे 3 पार्टनर है फर्म में, ए बी एंड सी। पार्टनरशिप डिड के तहत ए को 20% पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स मिलेगा। मतलब ए का पार्टनरशिप इंटरेस्ट इज 20%। ए रिटायर किया और रिटायर करने के बाद मर भी गया बेचारा 15 दिन में, ठीक है ना। बी एंड सी कंटिन्यू किया, ठीक है, बी एंड सी कंटिन्यू किया बिजनेस ऑफ द फर्म विदाउट सेटलिंग अकाउंट्स। मतलब ए का जो हिसाब किताब है वो सेटल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए अगेंस्ट, सॉरी, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब ध्यान से सुनना, ना देख के, देखने का जरूरत नहीं है, कानून को सोचो। मेरे को बताओ आउट गोइंग पार्टनर का क्या राइट्स है? टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। रिटायर करने के बाद से लेके जब तक सेटल नहीं होता है अकाउंट्स, तब तक का प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। और किस हिसाब से मिलेगा? 20% या 6%, विच एवर इज हायर। ऑफ कोर्स वो तो वही चुनेगा जो हायर होगा। 20% ऑफ प्रॉफिट्स और 6% और एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन, विच एवर इज हायर। यही आंसर लिखना है, यही रैशनल चॉइस होगा ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये राइट तो है ही उन लोग का, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। सर आंसर में यही लिखा है? हाँ, जल्दी से देखो, ये वाला पढ़ लो। बेस्ड ऑन एफोसेट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 क्या क्या लिखा? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? स्पष्ट है? ओके, अब जल्दी से आ जाओ अगला क्वेश्चन में। पार्टनरशिप वर्सेस HUF, ये तो बचपन वाला सवाल है सर, डायरेक्ट है, हम लोग देख लेंगे, बहुत बार आप करा चुके हो। ओके, कम टू दिस क्वेश्चन, जल्दी से, बात नहीं, प्लीज डू नॉट टॉक, आई रिक्वेस्ट नन ऑफ यू टॉक, आई विल आस्क एनी ऑफ यू, और मैं उसको ही पूछूंगा जो बात करेगा और नहीं पढ़ेगा। एक्सपल्शन के ऊपर सवाल है। राम एंड कंपनी में 3 पार्टनर्स है, ए बी सी, 1/3 है हर जन का शेयर। ए एंड बी सी से खुश नहीं है और सी को बाहर निकालना चाहता है। ए एंड बी को एडवाइस किया जाए कि क्या वो लोग पार्टनरशिप एक्ट के तहत सी को निकाल पाएगा। तो पहले ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन का रूप में एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही है।
इसमें आप लोग को क्या लिखना है, एक्सपल्शन लेके जो भी कानून आप लोग पढ़े हो, एक्सपल्शन के लिए 3 चीज लगता है। एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली ग्राउंड्स फॉर एक्सपल्शन मेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एग्रीमेंट में अगर लिखा है एक्सपल्शन का पावर तो ही एक्सपेल कर पाओगे कोई पार्टनर को, और उसी ग्राउंड में कर पाओगे जो ग्राउंड एग्रीमेंट में लिखा है। अनलेस अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेल एनी फर्म, सॉरी पार्टनर। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 और चीज चाहिए, मेजॉरिटी कंसेंट भी चाहिए। अच्छा सर, मेजॉरिटी कंसेंट तो यहां पे मिल जाएगा, हां मिल तो जाएगा ही, 2:1, एंड उसके साथ गुड फेथ में निकाला जाना चाहिए। सर गुड फेथ का मतलब क्या है? गुड फेथ का मतलब तो मैं बोला था बार बार, गुड फेथ मतलब कोई पर्सनल गुस्सा निकालने के लिए उसको नहीं निकाल रहे हो, बिजनेस रीजन से निकाल रहे हो, और उसको निकालने से पहले नोटिस दे रहे हो या ना नोटिस देके निकाल दे रहे हो, और लास्टली उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस याद आया? याद आया? ऐसे ही पढ़ाया था एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके सर, क्वेश्चन 3 का 2 देखो, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? रिटन फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है ना? व्हाट आर द पर्टिकुलर्स द डीड में कंटेन? पर्टिकुलर्स क्या क्या है देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख तो लो, सामने दिया हुआ है। ठीक है, नहीं देख पा रहे हो? जो लोग टीवी से देख रहे हैं थोड़ा बहुत कट जाएगा। राइट अप, क्लियर है? ओके, इज इट क्लियर? ओके सर। सर क्वेश्चन 4 जल्दी से मेरे को बताओ, अभी किए ना सेक्शन 29? पहले पढ़ लो, ना पढ़ने से पहले ही बहुत लोग हाँ बोल दिया जल्दी के लिए। स्टेट द मोड्स by which a partner may transfer his interest in the firm in favor of another person under Indian Partnership Act. What are the rights of such transferee? Rights of transferee during partnership and after dissolution दोनों पढ़े ना? Continuance of firm, dissolution of the firm. Rights क्या है? He is entitled to profits and accounts of profits. He is not entitled to interfere in business. He is not entitled to books of accounts. He is not entitled to any other accounts. है ना? और after dissolution he is entitled to accounts from the date of dissolution till the date of his settlement. है ना? यही तो पढ़े शॉर्ट में सेक्शन 29, तो वही बोला जा रहा है। देखो, राइट्स ड्यूरिंग is not entitled to interfere, require accounts, inspect books of accounts. He is only entitled to receive share of profits. On dissolution क्या होगा? Receive share of assets and firms, and for the purpose of ascertaining the share books of accounts. Clear है? Clear है ना? Okay. अब जल्दी से 4 का 2 देखो, ये मैं नहीं कराऊंगा, खाली देखो। पूछा जा रहा है the 7 grounds on which a firm may be dissolved by court. क्लियर है? 7 ग्राउंड्स, इंसैनिटी, फिर परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस लॉसेस, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। क्वेश्चन 5 जो लोग बुक लाए हो, क्वेश्चन 3 का 1 जैसा है कि नहीं? सेम है ना? एक्सपल्शन सी को करना चाहता है एबीसी, हाँ है ना? सेम एज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 6 जल्दी पढ़ो, मैं पूछूंगा, बात नहीं। इफ यू डिले और डिले होगा, जल्दी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, माइंड यू, पास पेपर का है ये। ऐसा ही सवाल आएगा तुम लोग का पेपर में। A, B and C are partners of a partnership firm ABC and Company. The firm is a dealer in office furniture. Firm का business क्या है? दे दिया, furniture dealer, office furniture dealer. A was in charge of purchase and sale. B was in charge of maintenance of accounts of the firm. C was in charge of handling all legal matters. तीनों का अलग अलग functions पहले से stated था। Clear है? इसको क्या बोलोगे? एक्सप्रेस अथॉरिटी ना, हाँ है ना? जो पहले से अथॉरिटी दिया हुआ है, जो इंप्लाइड नहीं हो सकता है, जो एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो समझ में आया?
अब ध्यान से सुनो, रिसेंटली थ्रू एन एग्रीमेंट अमॉन्ग देम it was decided that A will be in charge of maintenance of accounts purchase and sale के बदले and B will be in charge of purchase and sale. यहां तक ठीक है? यूनिट 2 ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर्स के ऊपर ही सवाल है, इसलिए वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट था. बीइंग इग्नोरेंट अबाउट सच अग्रीमेंट, एक सप्लायर आ गया एंड सप्लायर ने फर्नीचर बेच दिया ए को. ए को तो अभी खरीदना नहीं है, ए को मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट सौंपा गया है एंड बी खरीद बेच पाएगा. और ए क्या किया, अल्टीमेटली सोल्ड देम टू थर्ड पार्टी. अभी पूछा जा रहा है, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, एडवाइज वेदर एम कैन रिकवर फ्रॉम द फर्म. व्हाट विल बी योर एडवाइस इन केस एम वाज हैविंग नॉलेज अबाउट द एग्रीमेंट. तो दो केस बोला, अगर एम को नॉलेज नहीं है और एम ट्रांजैक्शन करता है फर्म के साथ तो क्या होगा, और अगर एम को नॉलेज होने के बाद भी एम ए के साथ खरीदा बेचा जो अभी पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा. अब ध्यान से सुनो, फ्रॉड वाला केस कुछ नहीं है. अब ध्यान से सुनो क्या है. फर्स्टली बोला गया है कि कोई भी पार्टनर का एक्सप्रेस अथॉरिटी जो दिया गया है वही काम के लिए फर्म बाउंड होगा. द फर्म विल बी बाउंड फॉर ओनली फॉर एक्सप्रेस अथॉरिटीज. अच्छा, एक थर्ड पार्टी है एम, सप्लायर. सप्लायर क्या किया, सप्लायर बेच दिया फर्म को. कौन सा पार्टनर को, जो पार्टनर खरीद सकता है या नहीं सकता है, नहीं सकता है. ए इज अ पार्टनर हु कैन नॉट बाई नाउ. ठीक है, सो ए को बेच दिया. तो अभी एम को पता नहीं था कि ए बदल गया, ए का रोल बदल गया. यहां पे तो इनोसेंस वो प्रूव कर देगा. एम बोलेगा मेरे को पता नहीं था, और आज तक कौन खरीदता बेचता था, ए. तो मैं ए को ही बेचा एज रेगुलर अफेयर, मेरे को अलग से बोला भी नहीं गया, तो मेरा दोष नहीं है. फर्म शैल बी लायबल और शैल नॉट बी लायबल, शैल बी लायबल. बहुत आसान है. दूसरा केस, एम को पता है कि रोल बदल गया है, अभी बी खरीदेगा बेचेगा और ए अकाउंट्स हिसाब करेगा, है ना, अकाउंट्स का मेंटेनेंस करेगा. तो रोल बदलने के बाद और ये पता रहने के बावजूद भी अगर एम ए को बेचता है, फर्म शैल बी लायबल और फर्म शैल नॉट बी लायबल, शैल नॉट बी लायबल. समझ में आया? यही आंसर है, यही इतना ही आंसर है, इसी को लिखना पड़ेगा. तो देखो कैसे लिखा, सेक्शन 20 का प्रोविजन पहले दिया जो कि है एक्सप्रेस अथॉरिटी वाला. फिर इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर में बी रेस्ट्रिक्टेड और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स. फिर क्या बोला कि by agreement shall be effective against a third party knows about the restriction and third party does not. तो पहला वाला केस बोला does not know, so therefore M on the basis of knowledge of implied authority of A can recovery the money from firm, क्योंकि M को तो पता था implied authority है. But in the second case M was having knowledge about the agreement, he cannot recover the money. क्लियर है? पहला केस में रिकवर कर पाएगा, सेकेंड केस में रिकवर नहीं कर पाएगा फर्म से. क्लियर है? तो ये है क्वेश्चन 6 which was a very good question. You can put a star marks and write implied authority. ऊपर में लिख सकते हो implied and express authority. जाके पढ़ते वक्त याद आए टॉपिक कौन सा था, क्योंकि क्या होता है ना, अभी तो पहला एक्ट कर रहे हो पार्टनरशिप, अभी याद रहेगा, बाद में भूलोगे. ठीक है ना, तो बाद में जाके ना भूलो, अच्छे से लिख के रखो. क्लियर है? ओके, क्वेश्चन 7 जल्दी से पढ़ो प्लीज, जल्दी से पढ़ना. और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि ऑथोरिटी, इंप्लाइड ऑथोरिटी वाला ही सवाल है. मैं पूछूंगा किसी से भी, जो लोग बात कर रहे हैं खास करके उन लोग से, जल्दी. हाँ, डिसाइड के बाद का अभी नहीं दिखा पाऊंगा, वो लोग नहीं देख पाएगा ना, बुक से देख लो अभी फिलहाल. कैन आई स्क्रॉल डाउन? क्लियर है सर? ये था सवाल. एक बार सवाल मेरे साथ पढ़ो तो जल्दी होगा.
A, B and C are partners in a firm called ABC. With the A with an intention of deceiving. Deceiving का मतलब होता है धोखा देना. धोखा देने के लिए ए क्या किया? अच्छा, किसको धोखा देगा? डी बोल के एक व्यक्ति को. डी कौन है? सप्लायर ऑफ ऑफिस स्टेशनरी है. ए ने बिहाफ ऑफ द फर्म स्टेशनरी खरीदा, हाँ या ना? और उसके बाद स्टेशनरी इज ऑफ यूज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फर्म्स बिजनेस. ऑर्डिनरी कोर्स में स्टेशनरी यूज होता है. ए डज नॉट गिव द स्टेशनरी टू द फर्म, इंस्टेड ब्रिंग्स टू हिज ओन हाउस. तो दुकान से खरीदा फर्म का नाम से, डी का दुकान से स्टेशनरी खरीदा. ए किस काम से? फर्म का काम से. फिर लेके गया कहां? घर, पर्सनल यूज के लिए. ए डज नॉट गिव द स्टेशनरी टू द फर्म एंड यूजेस हिज फॉर ओन पर्पस. द सप्लायर डी हु इज अनअवेयर ऑफ द प्राइवेट यूज ऑफ द स्टेशनरी क्लेम्स द प्राइस फ्रॉम द फर्म. फर्म से प्राइस क्लेम कर लिया. The firm refuses to pay for the price on the ground that stationery was never received by firm. Firm बोला रे हम लोग को स्टेशनरी मिला नहीं. Referring to the provisions of Partnership Act, बोल रहे कि बताने फर्म का कंटेंशन क्या सही है, नंबर 1. नंबर 2 प्लीज. नंबर 2 बोल रहे कि what would be your answer if a part of stationery was delivered to the firm and the rest was used by him for private purpose. ठीक है, जिसके बारे में पता नहीं था किसी को. तो ये भी मैं बोला ना, इंप्लाइड ऑथोरिटी का ही सवाल है. ओके, बहुत टफ सवाल होता है इंप्लाइड ऑथोरिटी वाला. अच्छा बोलो, बाई एंड सेल हर एक पार्टनर का इंप्लाइड ऑथोरिटी है या नहीं है? गुड्स मैं एग्जांपल में लिखाया था, अनलेस अदरवाइज एग्रीड every partner has a right to buy or sell goods. implied authority का एग्जांपल नंबर 1 अभी भी खोल के देख सकते हो, buy or sell goods. ओके, अब देखो वही बोला गया, hence if partnership is of general commercial nature he may buy goods on account of partnership. ये प्रोविजन ऑफ लॉ लिखा. जब भी ऐसा सवाल आएगा केस स्टडी बेस्ड, पहला पैरा शैल टॉक अबाउट द लॉ. कानून क्या है? तो देखो पहला पैराग्राफ में हम लोग क्या लिख रहे हैं? कानून क्या है? प्रोविजन ऑफ लॉ. सो फर्स्ट पैरा का बगल में लिखो प्रोविजन ऑफ लॉ. जिन लोग का किताब है, जो लोग किताब नहीं लाए नहीं लिखेगा, लाना चाहिए इसलिए. ठीक है, सो प्रोविजन ऑफ लॉ. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, हर रोज सवाल करता है कोई ना कोई. हमेशा प्रोविजन इन लॉ पहले लिखना चाहिए, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस एंड फिर कंक्लूड करना चाहिए. यानी कि केस स्टडी बेस्ड सवाल को 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में तुमको आंसर करना पड़ेगा. फर्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ द लॉ, ऑलवेज इसी ऑर्डर को फॉलो करके. कौन सा प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे? इंप्लाइड ऑथोरिटी वाला. ठीक है. दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी कि केस में क्या हुआ, ए ने डी को टोपी पहनाया. और लास्टली कंक्लूजन क्या होगा. ठीक है, क्लियर है? जल्दी तो देखो, कंसीडरिंग द अबव प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशन, द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द प्रॉब्लम मे बी आंसर्ड. द फर्म्स कंटेंशन इज नॉट टेनेबल, क्योंकि इंप्लाइड ऑथोरिटी तो था, तो फर्म शैल बी लायबल ना. फर्म शैल बी लायबल बिकॉज इंप्लाइड ऑथोरिटी वाज देयर. यस और नो? ओके. सेकेंड केस ऑल्सो आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड, हाँ या ना? सेकेंड केस में क्या हुआ? फर्म को कुछ स्टेशनरी मिला. पहला केस में फर्म को कुछ नहीं मिला, कछु नहीं मिला. ठीक है. और सेकेंड केस में कुछ मिल गया. दोनों केस में ही इंप्लाइड ऑथोरिटी तो था, किसका? फर्म का, पार्टनर का. ठीक है, टू रिप्रेजेंट द फर्म एंड ट्रांजैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द फर्म. टुवर्ड्स थर्ड पार्टी हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द फर्म. वही आंसर है. इन बोथ केसेस हाउएवर फर्म एबीसी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट ए. अच्छा, ए के खिलाफ क्या फर्म एक्शन ले पाएगा? हाँ. डी के तरफ फर्म लायबल हो जाएगा, बट ए के खिलाफ फर्म एक्शन लेगा, डिसिप्लिनरी, एक्सपेल भी कर सकता है. ठीक है. ओके, आखिरी सवाल, लास्ट सवाल ये करने के बाद और कुछ नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चंस तुम लोग का होमवर्क रहेगा. डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पता है कहां से करना है, बुक से. डायरेक्ट क्वेश्चंस कहां पे है? बुक में ही है. देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारा है, वो घर में देख के आना. और अभी क्वेश्चन 8 करके छुट्टी है, प्लीज क्वेश्चन 8 करो जल्दी. देखो जो बात कर रहे हो उसके लिए पूरा क्लास को और एक्स्ट्रा 2 मिनट लग जाएगा. बात मत करो, क्वेश्चन 8 देखो.
क्वेश्चन 8 देख लो भाई। ओके, ये ऐसा सवाल ऐसा एग्जाम्पल मैं क्लास में रखा था एक्सपल्शन का। वहां पे दूसरा सीन था, यहां पे दूसरा सीन है, बट दोनों ही इम्प्रॉपर है। दोनों की वजह से एक्सपल्शन होना नहीं चाहिए, है ना? तो पढ़ लिए ना। बोला गया 3 पार्टनर्स है, पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई का जो स्पाउसेस है वो लोग लेडीज क्लब में फाइट किया। क्यों? कोई एक कारण होगा, पोकर गेम हार गया होगा, ठीक है। एक्स गॉट एंग्री, सॉरी, एक्स का वाइफ को ज्यादा चोट पहुंचा, तो वाई का बीवी स्ट्रॉन्गर ऑफ कोर्स, ठीक है। एक्स गॉट एंग्री एंड ऑन द इंसिडेंट ही कन्विंस जेड टू एक्सपेल वाई। एक्स बोला अरे हाइट्स हो गया, चलो निकाल दो वाई को, ठीक है। उसका बीवी को कुछ कर नहीं पाएंगे तो वाई को निकाल दो, ठीक है। अब एक्स गॉट एंग्री एंड कन्विंस जेड टू एक्सपेल वाई फ्रॉम देयर पार्टनरशिप। वाई वॉज एक्सपेल्ड विदाउट गिविंग अ नोटिस। सही है या गलत? गुड फेथ का एब्सेंट के लिए, फॉर द एब्सेंस ऑफ गुड फेथ। नोटिस भी नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो सवाल ही नहीं है, और ग्राउंड्स क्या है? पर्सनल, है ना? समझ में आया? थैंक यू फॉर अटेंडिंग। वी आर मीटिंग ऑन वेडनेसडे एट 3। I'll text you once again. Bye.